अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और आज मेरा साथ दे रही हैं कोमल भट्ट। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारी तरह जो अपनी सुबह का आगाज़ भी बहुत बेहतरीन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि मंडे है और मंडे का आगाज़ अगर बेहतरीन और खूबसूरत हो तो पूरा वीक जो है वो आपका बड़ा ही ज़बरदस्त गुजरेगा। एंड अगर एक गुड न्यूज मिल जाए तो मेरे ख्याल से पूरा वीक या पूरा महीना ही बड़ा जबरदस्त गुजरेगा। सुबह का आगाज भी जो है एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी सी खबर के साथ करने वाले हैं। ऐसा ही हुआ है और मेरे साथ भी ऐसे हुआ है क्योंकि जब मैं रात को मिडनाइट उठी तो मुझे ये खबर मिली एंड आई वाज वेरी शॉक क्योंकि धड़ाधड़ स्टेटस लगे हुए थे। जितना मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था वो तमाम तर जो है वो इस खुशी से चहक रहा था और महक रहा था क्योंकि ये जो चीज़ थी ये ऑफकोर्स सबके लिए बड़ी ही अमेजिंग थी। और ये है कि महंगाई की शदीद लहर के बाद आवाम के लिए खुशाइंद खबर ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का ऐलान किया गया और 40 रुपये कमी जो है वो की गई है इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। निगरान हुकूमत ने आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर के इजाफे के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम की कीमत में 40 रुपये फ़ी लीटर कमी के बाद पेट्रोलियम की नई कीमत 283.38 रुपये फ़ी लीटर हो चुकी है और हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 15 रुपये कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 303.18 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है और नई कीमतों का इतलाक 12 बजे से हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुड न्यूज़ हमें रात के 12 बजे मिल गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से जहां आवाम मुस्तफ़ीद हुई और आम सारिफ पर बोझ कम हुआ, वहाँ पे बाकी तमाम लोगों को भी इस चीज़ से रिलीफ मिल रहा है और महंगाई पर काबू भी किया गया। इस वक्त आवाम के क्या तासुरात है, आइए उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं। कम हो गए, हमें तो ऐसा लगा बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ जाएंगी और मसले मसाले और बढ़ेंगे। अभी तो माशाल्लाह ऐसा है कि बस अल्लाह पाक ऐसे ही रखे और कम करते रहे तो इंशाल्लाह सब मशीयत वगैरह सब सही हो जाएगा और सब माशाल्लाह हालात भी अच्छे हो जाएंगे। मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जिस हिसाब के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं बिल्कुल मिलनी चाहिए। डॉलर नीचे करें, पेट्रोल प्राइस कम कर दिया, डॉलर भी नीचे करें। कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और कम मजीद कम होने चाहिए। तो माशाल्लाह अच्छा लगा यार, शायद हो सकता है और कम हो जाए। बस यार अगर गवर्नमेंट जिस तरीके से चल रहा है बेहतरी की तरफ भी नजर आ रहा है भाई। कि 40 रुपये कम है इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है, 5-5-10 से कम से फ़ायदा नहीं होता इससे कि हमें और नुकसान। हम डेली रूटीन वाले हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 5-5 से 40 रुपये कम किया, उन्होंने सही किया। और कम होना चाहिए, और अच्छा हो जाए, आवाम को फ़ायदा हो जाए, रिलीफ मिल जाए। इसी तरह करते जाए क्योंकि महंगाई बहुत हो गई, गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किलात हो रहे हैं। इससे बहुत से रिलीफ मिल जाते हैं। आवाम के लिए तो बहुत बड़ा रिलीफ है, आम आदमी की ज़िंदगी में तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। खैर जो मिडिल तबका है उसको भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा इससे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक साथ 40 रुपये कम कर दिए। आई बिलीव अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ हम लोग शोर मचाते हैं कि भाई पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया है, तो जहाँ कम हो रहा है वहाँ पे अप्रिशिएट भी करना चाहिए भाई। इससे तकरीबन महंगाई थोड़ी बहुत कम हो जाए, गरीब आवाम को थोड़ा सुकून मिल जाए। हम तो बोलना चाहते हैं थैंक यू पाकिस्तान गवर्नमेंट, हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ का काम है ये। पेट्रोल सस्ता होने से बाकी चीज़ें सस्ती हों तो फ़ायदा है। नहीं, बहुत अच्छा इकदाम है और कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी आनी चाहिए और सब चीज़ें बेहतर हों ताकि लोगों को परेशानी मसले सब हल हों। हुकूमत ने हमें रिलीफ दिया, एक खुशाइन बात है ये। इंशाल्लाह और कम होना चाहिए, वैसे बेहतरीन है, 40 रुपये भी कम हुआ है। वंडरफुल। और निगरान हुकूमत की जानिब से ये कोशिशें की जा रही है कि आवाम को जिस हद तक रिलीफ दिया जा सकता है वो रिलीफ दिया जाए ताकि आम आवाम के ऊपर बोझ मजीद कमतर होता जाए क्योंकि महंगाई के इस दौर में जिस तरीके से हमारी पाकिस्तानी आवाम सफ़र कर रही है, बल्कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, तो जब पूरी दुनिया में कमी वाक़या हुई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो पाकिस्तान में क्यों ना हो और पाकिस्तानियों को क्यों ना इस गुड न्यूज़ से आगाह किया जाए। तो ऑफकोर्स सब लोग जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे इस चीज़ को और आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है जिसको पाकिस्तानी बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और वो है जी ICC वर्ल्ड कप के जो जितने भी मैचेस हैं वो ऑफ कोर्स बड़े ही ज़बरदस्त और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई मैं देखती हूँ, डिफरेंट कैफ़ेज़ में स्क्रीन्स लगी हुई हैं। मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तानी जो है कोई भी मैच मिस नहीं कर रहे और उसको हर जगह पे इंजॉय कर रहे हैं। पिछला मैच थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था हमारे लिए, लेकिन पाकिस्तान अपना अगला मैच जो है वो चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 अक्टूबर को बेंगलोर में खेलेगा और इस वक्त पाकिस्तानी टीम बेंगलोर में भी मौजूद है। प्रैक्टिस सेशन भी उनका जारी है। क्या क्या मज़ीद जो है वो प्रोग्रेस हो रही है और किस तरीके से वो अपनी तैयारी कर रही है, अगले मैच के लिए कितने पुरज़म हैं, क्या हिकमत अमली लेके चलेगी पाकिस्तानी टीम और ग्रीन शर्ट्स इस वक्त क्या चाहती हैं कि अगला मैच कैसा होगा, उसके हवाले से बात करने के लिए हमारे पास PTV स्पोर्ट्स के रिपोर्टर मौजूद हैं ज़ीशान क़यूम। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ग्रीन शर्ट्स का अगला अज़्म क्या है। ज़ीशान, ये बताइएगा कि आज पाकिस्तानी टीम का क्या शेड्यूल है? देखिए, पाकिस्तानी टीम जो है वो गुज़िश्ता रोज बेंगलोर पहुंची है अहमदाबाद से और अपना जो है वो पाकिस्तान अब अगला मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि उस तरह से अच्छी फॉर्म में नहीं है जो कि पाकिस्तानी टीम के लिए जो है वो एक
आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी अच्छी खबर है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो अभी तक पॉइंट्स टेबल में सबसे एंड पर है। कभी हमने वैसे सुना नहीं था कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें 15 दिन तकरीबन गुजर जाएं और ऑस्ट्रेलिया की टीम उस पॉइंट्स टेबल में सबसे एंड पर हो, यानी कि 10वें नंबर पे। 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं और दोनों हार गई है। तो पाकिस्तानी टीम में जो है वो अभी तक सिर्फ 2 मैच जीती है और 1 मैच हारी है। तो पाकिस्तान के पास अभी बहुत ज्यादा चांसेस हैं और टीम आज जो है वो ऑप्शनल ट्रेनिंग कर सकती है, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं वो उन्होंने गुज़िश्ता 3 रोज में उनका जो डे था वो बड़ा हेक्टिक रहा है। तो मोस्टली जो है आज प्लेयर्स रेस्ट करेंगे और कल से जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। बेंगलोर की कंडीशंस देखेंगे कि कैसी कंडीशंस है यहाँ पे और उसके मुताबिक जो है फिर पाकिस्तान अपना अगले मैच के हवाले से स्ट्रेटजी बनाएगा कि क्या हमें स्पिन ऑप्शन में उसामा मीर को डालना चाहिए शादाब खान की जगह के नहीं, क्योंकि शादाब खान उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो रहे जिस तरह से हमें उनसे उम्मीदें हैं। हमने उनको काफी चांसेस देख लिया है, लेकिन जो फाइनल कॉल है वो टीम मैनेजमेंट ही करेगी कि क्या उनको टीम में तब्दीली करनी चाहिए या उसी स्क्वाड को बरकरार रखना चाहिए जो इब्तदाई जो है वो दूसरा और तीसरा मैच खेल चुकी। क्योंकि पहले मैच में हमने देखा कि फखर जमान जो है उस तरह से चल नहीं पा रहे थे, तो अब्दुल्ला शफीक ने अपनी इंक्लूजन जो है उसको दुरुस्त साबित किया है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के प्लेयर्स को जरूरत है। जाहिर है एक मैच हारने से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर होती है, लेकिन ये अभी एंड नहीं है। पाकिस्तान के पास बहुत चांसेस हैं। हर टीम एटलीस्ट 9 मैचेस खेलेगी, तो 9 में से अगर वो 6 या 7 मैचेस जीत जाती है तो उसके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो है वो चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हैं। सही है। अच्छा जीशान, जिस तरीके से आपने शादाब खान की बात की कि उनको तब्दील कर देना चाहिए, तो क्या प्लेइंग 11 में आपको कोई और तब्दीलियां होती हुई भी नजर आ रही हैं? देखिए, उस तरह से प्लेइंग 11 में ज्यादा तब्दीलियां मेरे ख्याल में ना होंगी और ना करनी चाहिए। सिर्फ आपको एरियाज देखने हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड कप के मैचेस देख लें, आप रात का मैचेस देख लें कि किस तरह से अफगानिस्तान ने जो है वो दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को जो है वो शिकस्त दी है। और ये अफगानिस्तान की जो है वो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे जबरदस्त कामयाबी है, उनकी वनडे क्रिकेट की सबसे जबरदस्त कामयाबी थी। तो उनके स्पिनर्स ने जो है वो डोमिनेट किया। राशिद खान को आप देख लें, उन्होंने 3 विकेटें ली। मुजीबुर रहमान को देख लें, उन्होंने भी 3 विकेटें ली। तो स्पिनर्स का जो किरदार है वो इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा अहम है। जो टीमें या तो अच्छे स्पिनर्स को अपने साथ लेकर चल रही हैं, मैदान में उतार रही हैं, वो कामयाब हो रही हैं, या ऐसी टीमें कामयाब हो रही हैं जो स्पिन्स अटैक जो है उसको बेहतर अंदाज में खेलते हैं। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो स्पिन ऑप्शंस हैं वो शादाब खान है और इसके अलावा मोहम्मद नवाज है, लेकिन ये दोनों ऑलराउंडर्स हैं। आप इनको एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं कह सकते। हम एज ए पार्ट टाइमर इफ्तिखार के से जो है वो स्पिन बॉलिंग करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट स्पिनर की बात करें तो वो उसामा मीर ही हैं। और उन्होंने अपनी जिस तरह से वार्म अप में देख लें आप मैच में, उन्होंने दिखाया है कि वो इन पिचेस पर जो है वो विकेट लेने की पूरी सलाहियत रखते हैं, रन रोकने की भी सलाहियत रखते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अब हमारी टीम मैनेजमेंट को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। जो जहां पर ट्यूनिंग की जरूरत है, जहां पर जरूरी है कि किसी प्लेयर को इंक्लूड किया जाए, ये जरूरी नहीं कि आपका अगर एक प्लेयर वाइस कैप्टन है तो वो बाहर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए कि जहां सबसे ज्यादा जरूरत किसी प्लेयर की पड़ रही है, हमें वहां पर ही इंक्लूजन करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में 1 या 2 तब्दीलियां होंगी, इससे ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ओपनिंग में। ठीक है, सही है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो इस वक्त मैच होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली के साथ जो मैदान में उतरना चाहिए? देखिए, आज ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है श्रीलंका के साथ और ये दोनों टीमें जो हैं ये बहुत डेस्परेट है कि किसी तरह से वो जीत जो है वो हासिल करें, क्योंकि दोनों मैच जो टीमें हैं वो दोनों अपने मैच हार चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम 10वें नंबर पर है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे, श्रीलंका की टीम 8वें नंबर पे है। तो आज जो टीम जीतेगी उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा, लेकिन आज जो टीम हारेगी उसके लिए बड़ी मुश्किलात होने वाली हैं वर्ल्ड कप में कि वो नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर सके। तो आज ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है पाकिस्तान को जरूर देखना चाहिए और उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली अपनानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंकन जो हैं आप ज्यादातर वो अपने जो है स्पिनर्स पर इन्हिसार करते हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आज भी स्पिनर्स को ठीक तरह से नहीं खेल सकती तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपने फास्ट बॉलिंग से ज्यादा फिर स्पिनर्स को जो है उन पर इन्हिसार करके उस के मुताबिक स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो आज का मैच ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीम देखेगी बल्कि पाकिस्तान की टीम भी जो है वो भरपूर अंदाज में इस मैच को देखेगी और इसके मुताबिक एनालिसिस करेगी।
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा ज़ीशान, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि पिछला मैच जो था वो अहमदाबाद में खेला गया और अगला मैच जो है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वो खेला जा रहा है बेंगलोर में। थोड़ी पिच के हवाले से बताएं, वेदर कंडीशंस के हवाले से बताएं, बाकी चीज़ों के बारे में बताएं कि क्या फ़र्क है और किस तरीके से पाकिस्तान के लिए मुस्तफ़ीद होंगी जितनी भी चेंजेस हैं। देखिए, अहमदाबाद की जो पिच थी वो तो टोटली बैटिंग विकेट थी। फ्लैट ट्रैक हमने देखा कि बनाया गया था, उसमें ज्यादातर आप अगर थोड़ा सा ओपनली कहूं तो वो बनाई ही सिर्फ इंडिया के लिए गई थी कि वहां की कंडीशंस उनको सूट करे, उनके स्पिनर जिस तरह की बॉल करते हैं वो उनको सूट करे। और आपको पता है कि इंडिया जो है वो हमेशा अपनी बैटिंग जो है उस पर इन्हिसार करता है। तो अहमदाबाद की पिच जो थी वो टोटली फ्लैट पिच थी और अगर उस पर आप ध्यान से खेलें तो बॉलर्स के लिए उसमें कुछ भी नहीं था। बेंगलोर की जो विकेट है वो तो उसमें ज्यादातर होता यह है कि आपको इब्तदाई जो ओवर्स होते हैं अगर वहां पे आप विकेट हासिल कर लें तो ही आपकी टीम जो है वो सर्वाइव कर सके, वरना पहले जो बैटिंग करने वाली टीम है वो उसके लिए रन बनाने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो मौके होते हैं। और कंडीशंस आपको पता है कि इंडिया में आजकल उस तरह से जो है वो बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है, गर्मी भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन खुश्क मौसम है। तो खुश्क मौसम में ज्यादातर जो है वो विकेट्स फ्लैट होती हैं और हार्ड भी हो जाती हैं। उसमें आपको बैटिंग जो है वो विकेट्स बनती हैं और बैट्समैन को जो है वो सपोर्ट मिलती है। इसके अलावा स्पिनर जो है वो अगर चाहे तो वो मिडिल ओवर्स में उससे कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अभी 4 दिन बाकी हैं और इन 4 दिनों में जो है वो कैसी पिच बनती है, कंप्लीट होती है, ये हमारी टीम मैनेजमेंट भी देखेगी, क्योंकि अभी पिच तैयारी के मराहिल में है। तो जब वो फाइनल हो जाएगी पिच तो उसके बाद ही हतमी फैसला किया जा सकता है कि इस पर कैसी जो है वो स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान क़य्यूम हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए। फुल के पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होगा वो बड़ा ही वंडरफुल होगा और उसके लिए तमाम लोग जो है वो बेसब्री से इंतजार करें। बल्कि आईसीसी के जितने भी मैचेस चल रहे हैं उसके लिए सब बड़े पुरजोश और पुरअज़्म हैं। तो ग्रीन शर्ट्स को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट से उनको जोश और जज्बा जो है वो मजीद बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते हैं और आज के दिन की अहमियत के हवाले से बात करते हैं कि आज के दिन तारीख में क्या हुआ था, उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान की 72वीं बरसी आज मनाई जा रही है और पूरे पाकिस्तान में ये बरसी आज मनाई जा रही है। लियाकत अली ख़ान के हवाले से अगर आपको थोड़ा सा बताती चलूँ तो मशरक़ी पंजाब के इलाके करनाल में पैदा हुए थे और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया से अपनी तालीम हासिल की थी। बाद में उन्होंने बरसग़ीर में मुसलमानों के लिए अलग वतन के हसूल के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर जद्दोजहद की, जो कि आपके सामने है और वो सारी हम तारीख़ की किताबें बल्कि अपनी पाक स्टडीज़ की किताबों में भी पढ़ते आ रहे हैं। लियाकत अली ख़ान को 1951 में आज ही के दिन कंपनी बाग रावलपिंडी में एक अवामी इज्तिमा में कत्ल किया गया था और बाद में इसका नाम लियाकत अली बाग भी रख दिया गया था, या लियाकत बाग भी जिसको आप कॉमनली बोलते हैं। रावलपिंडी में ये सिचुएटेड है तो ये उनके नाम पे रखा गया था। एंड दुआ करते हैं कि इसी तरीके से हमारे जितने भी शहीद हैं या जो भी हैं उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। और इस हवाले से हमारे पास एक पैकेज भी है जिसमें पूरी डिटेल आपको लियाकत अली ख़ान के हवाले से दी गई है, तो आइए वो देखते हैं। मुल्क के पहले वजीर आज़म नवाबजादा लियाकत अली ख़ान का शुमार तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं और बानियान पाकिस्तान की पहली सफ में होता है। उनकी मुल्क मिल्लत के लिए खिदमात तारीख का एक सुनहरा बाब है। अक्टूबर 1896 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जिला करनाल के नवाब खानदान में पैदा होने वाले लियाकत अली ख़ान ने 1918 में MAO कॉलेज अलीगढ़ से ग्रेजुएशन किया। इसी साल वो कानून की आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए, जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। अगले बरस हिंदुस्तान वापसी पर अमली सियासत में हिस्सा लिया और मुस्लिम लीग में शामिल हुए। तहरीक आज़ादी में सरगर्म शमूलियत और बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के दस्ते रास्त की हैसियत से 11 बरस मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी रहे। 1946 में जब अबूरी हुकूमत कायम हुई तो उस हुकूमत में लियाकत अली ख़ान को वज़ीर ख़जाना का ओहदा दिया गया और ये एक बड़ा चैलेंजिंग ओहदा था। यही लियाकत अली ख़ान की सलाहियतों का एक इम्तहान था जिसमें लियाकत अली ख़ान पूरी तरह से कामयाब हुए और जो बजट आपने पेश किया उसे एक गरीब दोस्त बजट कहा गया। क़याम पाकिस्तान के बाद बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने कायदाना सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। नौज़ायदा मुमलिकत की इक़्तिसादी सूरत हाल का इस्तेहकाम, आज़ाद मईशत का क़याम, महाजरीन की आबादकारी, चीन को तस्लीम करना और ख़ारजा पॉलिसी की तश्कील उनके ज़र्री कारनामे हैं। 1949 में दस्तूर की तश्कील के लिए असम्बली से करारदाद मकासिद की मंजूरी उनके एहसास शख्सियत होने की दलील है। 1949 में एक करारदाद मकासिद पेश की गई जिसने पाकिस्तान की आईनी सिमत का तयन कर दिया। 16 अक्टूबर को रावलपिंडी के जलसा आम में इस बतले जलील को फायरिंग करके शहीद किया गया। कलमा तैयबा के विर्द के साथ खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे उनके आखिरी अल्फाज थे।
बिल्कुल, लियाकत अली खान के हवाले से आपको तमाम तर डिटेल्स मिली और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दुनिया के हाल से कि दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके हवाले से अपडेट रखना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली जब उम्मत मुसलमान के ऊपर एक इतना मुश्किल वक्त आया तो ऑफकोर्स उसके हवाले से अपडेट देना भी ज़रूरी है और ये भी देखना ज़रूरी है कि इस वक्त उम्मत मुसलमान को किस तरीके से मुत्तहिद होने की ज़रूरत है इस इशू पर, ताकि इंटरनेशनली दुनिया भी इस चीज़ को रिकगनाइज़ करें कि मुसलमानों के हकूक़ उनको बर वक्त देने ज़रूरी है। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC का इजलास भी 18 अक्टूबर को जद्दा में तलब किया गया है और इस इजलास को बुलाने का मकसद क्या है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और ये इजलास जो है ये किस लिए बुलाया गया, इसका क्या एजेंडा होगा, इसमें कौन कौन से फैसले मुतवक्के हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर बुलाए गए इस वजारती इजलास में गजा पर इसराइली हमलों से बिगड़ती सूरत हाल और खिते के अमन को लाहक खतरात पर गौर होगा। और दूसरी जानिब गजा पर इसराइल की फ़िज़ाई और बहरी हमले भी जारी हैं, जिसके मुताबिक 24 घंटे के दौरान बमबारी में 320 फ़लस्तीनी शहीद हुए और अगर मजमूई तादाद की बात की जाए तो 2215 लोग इस वक्त फ़लस्तीन में शहीद हो चुके हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरब सहाफ़ी अब्दुर्रहमान मतर साहब। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को अगर आप देखते हैं, और पिछले दिनों हम यही जिक्र कर रहे थे कि इस्लामी जितने भी ममालिक हैं वो मुत्तहिद उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे, तो OIC का इजलास कितना इस वक्त ज़रूरी भी था और एक अहम फैसला भी समझा जा सकता है? अच्छा, उम्मीद ये है ये तो अहम मीटिंग होगा और टू बी ऑनेस्ट हम अरब दुनिया में है और स्पेशली फ़लस्तीन वाला इशू पर करारदाद पेश करने से कोई मसला हल नहीं होगा। अगर OIC में इसी तरह होगा तो मेरा ख्याल भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा करारदाद पेश हो चुका, यूनाइटेड नेशन की तरफ से है, सिक्योरिटी काउंसिल, OIC, और सिर्फ हमारा नहीं है, कश्मीर इशू का ये भी मसला है। हमारा कश्मीरी भाई भी उन्होंने इनके हक में बहुत ज्यादा करारदाद पेश हो चुका, इम्प्लीमेंट होता नहीं है। लिहाजा मेरा ख्याल अगर इसी तरह दोबारा हो जाए तो इसका मतलब ये फायदा नहीं है, क्योंकि इस वक्त में बहुत बड़ा क्रिटिकल टाइम है। आजकल ये जो आज 10वां दिन है जो इसराइल आर्मी फलस्तीनी के गज़ा के अंदर के ऊपर बमबारी कर रहा है, अटैक कर रहा है, आवाम उन्नास को मर रहा है, और 10वां दिन आज जो इसके बिजली और पानी और मेडिसिन और खुराक सब कुछ बंद किया गया। गज़ा में बहुत बड़ा महसूर हो गया जो आवाम है। तो अगर सिर्फ करारदाद पेश होना तो फिर मेरा ख्याल ये तो अप टू द लेवल। सही। तो मौजूदा जो बुरान चल रहा है उसका हल आपको क्या दिखाई दे रहा है? बहुत बड़ा सिंपल है, जो ऑलरेडी करारदाद पेश हो चुका यूनाइटेड नेशन की तरफ से है या सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से या OIC की तरफ से, उसको इम्प्लीमेंट कर ले। इशू ये है फलस्तीन के हक में 82 करारदाद पेश हो चुका, इनमें एक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये सिंपली ये वाला करारदाद को इम्प्लीमेंट कर लो, फलस्तीनियों को हक में मिलेगा और मसला हल हो जाएगा। लेकिन मसला ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि इसराइल गवर्नमेंट OIC और यूनाइटेड नेशन को नहीं मानता और उनकी करारदाद को भी मानता नहीं। अच्छा अब्दुर्रहमान मतर साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में जो OIC का इजलास बुलाया गया इसमें कौन कौन से फैसले मुतवक्के हैं और ये फैसले कितने फ़ायदेमंद साबित होंगे फ़लस्तीनियों के लिए? सबसे अहम चीज़ ये है, अगर OIC में अगर सही मानों में रियलाइज हो जाएगा फलस्तीन इशू क्या है, और ये भी रियलाइज होना चाहिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो उन्होंने ये वाला पिछला करारदाद को पेश किया और उसको मतलब इशू किया गया, पास किया गया, वोट दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसको पता होना चाहिए ये कौन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और मेरा ख्याल अरब दुनिया में बिलखुसूस बड़ा जो ममालिक है अरब दुनिया में, इनके पास चांसेस है और ऑप्शंस हैं। अगर इनकी करारदाद अगर इनकी डिमांड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो कोई और एक्शन ले। मतलब हमें सबको याद है 1973 में जब इसी तरह भी इशू रहा, सारा अरब दुनिया ने तेल बंद किया गया, एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल टू यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप भी हैं, तो दैट वाज वेरी इफेक्टिव। सबको इसी तरह कोई इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन जो उनके पास है वो इम्प्लीमेंट कर ले, क्योंकि सबको मालूम है जो इशू, जो मेन हर्डल है, जो मेन ऑब्स्टिकल है, वो तो इजराइली गवर्नमेंट है।
अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, क्या समझते हैं कि अगर OIC का इजलास हो जाता है, इसमें मुतल्लिक़ फैसले भी ले लिए जाते हैं, तो क्या UN के साथ ये चीज़ें डिस्कस करके इस मामले को हल किया जा सकता है? एक्चुअली जो यूनाइटेड नेशंस का जो जो करारदाद है ना, वो तो OIC क़याम से पहले भी इशू हो चुका। सबसे पहला करारदाद जो सबसे अहम वो 1948 में इशू हो गया बाय यूनाइटेड नेशंस। OIC 1970 में आया, इसके पहले यूनाइटेड नेशंस का करारदाद है। तो अब यू कैन इमेजिन 1948, उसके बाद 1950 और 1960, इतना बड़ा करारदाद देश हो चुका यूनाइटेड नेशन की तरफ से है। और इसके बाद OIC जब क़याम हो गया ना 1970 मेरा ख्याल, और ये भी काफी करारदाद देश हो चुका। जब इतना करारदाद देश हो चुका और इतना क्रिटिसिज्म और इतने स्टेटमेंट आया, जब इतना तादाद में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कोई इससे आगे कोई बेहतर चांस मिलेगा। सही। इस वक्त जो है गजा की जो है नाकाबंदी भी जारी है, तो इस हवाले से मजीद क्या इतलात हैं आपके पास? बमबारी जारी है और स्पेशली आवाम रिहायशी इलाकों के ऊपर हो रहा है और गजा में खुद महसूर हो गया। जैसे मैंने बताया, बिजली बंद किया गया उन्होंने और वाटर सप्लाई बंद किया गया। यूनाइटेड नेशन का जो दफ्तर है गजा के अंदर है, वो ऑपरेशन बंद किया गया। इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट का भी ऑपरेशन बंद हो चुका और बहुत ज्यादा जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऑफिस बंद हो गया क्योंकि सप्लाई नहीं मिल रहा। नंबर 1। नंबर 2, बमबारी जारी है, जो इसकी वजह से जैसे आपने बताया ना इंट्रो में 2200 शहीद हो चुका और मेरे इत्तला के मुताबिक वो तो 2300 हो गया तकरीबन 2200 मतलब 2290। एनीवे इशू ये है, ये जो इतना बड़ा बमबारी हो रहा है तो और इजराइल गवर्नमेंट जो ऐलान किया गया, उन्होंने बिलजबर अवाम उन्नास गजा के अंदर को फोर्स करेंगे टू लीव गजा, मतलब बिलजबर नकल मकानी करना पड़ेगा उसको। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सारी दुनिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, सिर्फ OIC के सामने नहीं है, यूनाइटेड नेशन के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर वो दोबारा इसी तरह चीज अलाउ करे, क्योंकि ऑलरेडी 1948 में हुआ क्या है, 1948 में उन्होंने बिलजबर फलस्तीनी आवाम को मजबूर किया गया, आप बाहर जाए, आप अपना जमीन छोड़ के बाहर जाए, आप रेफ्यूजीज बन जाए। तो इसी तरह ये हिजरत बिलजबर वाली हिजरत अभी हो रहा है, इनकी प्लानिंग में है इजरायली गवर्नमेंट। अगर ये भी इम्प्लीमेंट हुआ दोबारा, अगर ये दोबारा हो गया तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर है फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अच्छा अब्दुर्रहमान मतर साहब, ये बताइएगा अगर इस सूरत हाल को हल करने की तरफ बढ़ा जाए तो एक तरफ निहत्ते फ़लस्तीनी हैं और दूसरी जानिब काबिज़ इसराइली भी हैं, क्या समझते हैं कौन से आलमी इदारे या आलमी कुव्वतें इसमें किरदार अदा कर सकती हैं ताकि फ़लस्तीन में जंगबंदी हो सके? अभी तक 72 साल से हैं, जितना आलमी इदारा है वो फेल हो चुका, लिहाजा फ़लस्तीनी आवाम मजबूरन अपने आप को अपने मदद अपने तहत और जितना इनके पास कम अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उन्होंने इजराइल को मुजाहमत कर रहा है, क्योंकि ये तो पिछले 75 साल से रिफ्यूजीज कैंप्स में रहता है और ये 4th जनरेशन है तकरीबन जो इस वक्त मौजूद है गजा रिफ्यूजीज कैंप्स के अंदर है। तो लोग कोई होप नहीं देख रहा है, रियलिटी में कोई होप नहीं है, ना फ्यूचर में होप है। दैट्स व्हाई उन्होंने इतना बड़ा मुजाहमत किया गया, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया और कोई नजर नहीं आ रहा कोई ऐसा कोई बेहतरी है। लिहाजा उन्होंने मजबूरन उन्होंने अपने असलहा जितना इकट्ठा कर सका, वेपन्स या कोई रिसोर्सेज यहाँ से या वहां से एम्यूनिशन वगैरह, उन्होंने ये काम किया। अदरवाइज अगर ऐसा यूनाइटेड नेशन की तरफ से अगर ऐसा कोई भी इदारा है, आलमी इदारा है जो अपने आप को रिस्पेक्ट करता है, नंबर 1 अपने करारदाद को रिस्पेक्ट करता है और बिलफोर्स बिलजबर इजराइल को इम्प्लीमेंट करना मजबूर करे तो मसला हल हो सकता था, लेकिन होता नहीं इस तरह। बिल्कुल, ऐसे अगर UN अपना किरदार अदा करे तो इस मामले को हल की तरफ ले जाया जा सकता है। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, ये भी बताइएगा कि पूरी आलमी दुनिया पे इसका क्या असर हो रहा है? ये जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, बाकी तमाम ममालिक जो इर्द गिर्द हैं वो किस तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं इससे?
यूनाइटेड स्टेट्स 8 अरब डॉलर को प्लेजेस ऐलान किया गया इसराइल जस्ट फॉर दिस ऑपरेशन है, और उन्होंने अपना 2 बहरी जहाज को भेजा इसराइल की सपोर्ट में। बरतानिया भी 2 बहरी जहाज भेज रहा है। जर्मनी लेटेस्ट ड्रोन इसराइल को दे दिया। फ्रांस भी सोल्जर्स वगैरह भी भेज रहा है। लगते ये है जैसे ये कोई दोबारा सम टाइप ऑफ कोई इसी तरह कोई बड़ा महाज बन रहा है और बहुत बड़ा अल्लाई बन रहा है, जो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज इसराइल के साथ है। और क्या बात है, जब इतना बड़ा फोर्स मशरिक वस्ता में आया, क्या बता इनके प्लान है मशरिक वस्ता का नक्शा बदल हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा फोर्स और इतना बड़ा 8 अरब डॉलर है। आप अमाउंट को इमेजिन कर ले, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या बताएं? इसका मतलब ये जो मौजूदा नक्शा है मशरिक वस्ता का, क्या बताएं उनका बदल करने वाला है ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान मतर साहब इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए। और जैसे कि यूनाइटेड नेशन और जितने भी तमाम आलमी इदारे अगर वो इसमें किरदार निभाएं तो ये मामला हल किया जा सकता है और निहत्ते फ़लस्तीनी जो है उनको अमन और सुकून की फ़िज़ा भी प्रोवाइड की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इंटरनेशनली दुनिया में क्या चीज़ें हैं। थोड़ी सी लाइटर नोट पर भी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या अमेजिंग ख़बरें हमारे पास पूरी दुनिया से आ रही हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। और आपको पता है कि हम अक्सर ऐसी चीज़ों के बारे में ख़बरें आपके साथ शामिल करते रहते हैं जो कि बड़ी ही यूनिक होती हैं या बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। लेकिन आज जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ वो कनाडा की महंगी तरीन कार पार्किंग है। वो आप सोच रहे होंगे कि महंगी तरीन कार पार्किंग कितनी महंगी तरीन होगी, तो आपको बताऊं कि ये जो पार्किंग एरिया है ये $1,95,000 में फ़रोख्त किया गया। तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी रकम है और ये मुल्क की महंगी तरीन कार पार्किंग है। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के शहर विसल्स में ये कार पार्किंग की जगह $1,95,000 में फ़रोख्त हुई है, जिसने महंगी तरीन कार पार्किंग का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया गया है। और ये बिल्डिंग की अंडरग्राउंड पार्किंग नंबर 45 फ़रोख्त के लिए पेश की गई थी, जिसके ख़रीदार सामने आए और बिल आखिर एक हफ्ते के अंदर ही अंदर 1,95,000 में ये कार पार्किंग जो है ये फ़रोख्त कर दी गई। तो ऑफ कोर्स ये एक बड़ी ही महंगी तरीन कार पार्किंग है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस कार पार्किंग की क्या खसूसियात हैं और ये क्यों इतनी महंगी फ़रोख्त हुई है, जबकि कनाडा में यूजुअली अगर जो खबरें आ रही हैं उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि इतनी महंगी जो है वो चीज़ें नहीं फ़रोख्त हुई। लेकिन स्टिल इतनी महंगी अगर कार पार्किंग फ़रोख्त हुई है तो मैं हैरान हूँ कि इस कार पार्किंग की क्या खसूसियात है। इसके बारे में भी थोड़ी सी हम एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी सी हम रिसर्च करेंगे और आपको बताएंगे कि कार पार्किंग जो इतनी महंगी है ये क्यों इतनी महंगी है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जैसे कि आपको मैं भी नज़र आ रही हूँ कि सर्दी आ रही है और मैंने ब्लेजर पहन लिया है। ऑफ कोर्स सर्दी आ रही है, मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, तो क्यों मौसम के ऊपर भी थोड़ी सी बात की जाए। उस दिन हमने आपसे चप्पल कबाब के ऊपर भी बात की कि आपने मज़े मज़े के खाने भी इंजॉय करने हैं और बाकायदा से कोमल मुझे आज लग रहा है कि सर्दियों का आगाज हो चुका है। और पहली जो है मौसम सरमा की जो है बूंदाबांदी भी आज सुबह सुबह हो रही थी जब हम ऑफिस की तरफ रवाना हो रहे थे। हाँ, वो हमने बड़ी इंजॉय की और मैं सुबह जैसे ही निकली तो मुझे अंदाजा हुआ कि मौसम अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। तो अब अपने सारे कोट्स, जैकेट, स्वेटर सब चीज़ें निकाल लेनी चाहिए। और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरफराज साहब। सरफराज साहब, ये बताइएगा कि मौसम जो बदल रहा है, क्या बाकायदा तौर पर हम ये समझ लें कि सर्दियाँ आ चुकी हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सर्दी तो वैसे तो नवंबर के वस्त से तकरीबन आती होती है, ख़ासकर पाकिस्तान के जो बालाई हिस्से हैं उनमें तो रात तो ठंडी हो गई होगी डेफिनेटली, लेकिन दिन की सर्दी बाकायदा या सर्दी जिसे हम कहें वो तो नवंबर में आती है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो बारिश का स्पेल चल रहा है पिछले 2 दिन से, ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी हो रही है, कहीं हल्की कहीं दरमियानी, और अभी 2 दिन ये और सिलसिला चलेगा। आज का दिन भी है, कल का दिन भी, कल रात तक जाकर ये बारिश का कुछ जो चल रहा है सिलसिला ये थमेगा। और ज़ाहिर है उसके साथ साथ हल्की स्नोफॉल भी है ऊंचे पहाड़ों पर, तो कुछ ना कुछ सर्दी इससे ज़ाहिर है एक हल्की सी वेव आएगी अगले 3-4 दिन। यानी जब ये पूरी एक वेव गुजर जाती है, बारिश देने वाली जो हवाएं हैं वो आगे निकल जाती हैं अमूमन, तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर आती है उसके पीछे। तो इसका मतलब है कि परसों के बाद फिर निस्बतन ठंड बढ़ जाएगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं इम्कान नहीं है। लेकिन एक आध हफ्ता ये कि रहेगा मौसम सर्द, खासकर रात का मौसम सर्द रहेगा, और फिर तो नवंबर के पहले हफ्ते के बाद आप कह लें कि बाकायदा सर्दी शुरू होने का इम्कान होगा। अच्छा सरफराज साहब, थोड़ा सा हमें अपडेट बताइएगा कि किस इलाके में किस तरह का मौसम चल रहा है, कहाँ पे बारिश होने की तवक्कुआत हैं, बिल्कुल इम्कानात हैं, और दूसरी तरफ ये भी बताइएगा कि कहाँ बर्फबारी हो रही है। थोड़ी सी अपडेट हमें बताइएगा पूरे मुल्क के हवाले से। देखिए, इस वक्त
पंजाब पूरे का तकरीबन बेशतर हिस्सा बादलों के एक तरह से अंदर घिरा हुआ है, यानी बादल हैं सभी जगहों पर। केपी के बेशतर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और ऑन एंड ऑफ वक्फे से कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश गुज़श्ता रात भी रिपोर्ट हुई है और इस तरह से कल भी रिपोर्ट हो रही थी और आज भी अभी ये सिलसिला चलेगा और कल तक है, यानी 17 अक्टूबर की शाम या रात तक ये सिलसिला चलेगा। तो उसमें जनूबी पंजाब, भावलपुर और रहीम यार खान और भावल नगर, ये जो इलाके, इसी तरह से मुल्तान, डेरा गाजी खान, इन इलाकों में कहीं हल्की कहीं दरमियानी। फिर सेंट्रल पंजाब जैसे लाहौर में कल रात भी परसों कह लें या कल गुज़श्ता जो रात थी, इस रात से पहले वाली रात, उसमें अच्छी तेज़ बारिश हुई और आज भी मुतवक्के है इसी तरह से दोबारा से एक तेज़ स्पेल हो सकता है उधर भी। और फिर लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद से ऊपर नारोवाल, जेलम, सियालकोट, इस्लामाबाद, पूरे का पूरा आपका खित्ता पोटवार, फिर उस उधर वेस्टर्न साइड पे पूरा केपी तकरीबन, उसमें बेशतर जगहों पर कहीं पर यालाबारी, कहीं पर बर्फ़बारी। तो खैर आपको पता है कि बहुत जो बुलंदो वाला पहाड़ हैं जैसे दीर की तरफ, चतराल की तरफ जो लवारी टाप है उस पर, और कालाम के कुछ एरियाज़ में, इस तरह से उधर गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू के ऊंचे पहाड़ों पर वहाँ पर हो सकती है और बाबूसर टाप वगैरह पे हल्की बर्फ़बारी कहीं पर और कहीं पर दरमियानी। लेकिन बारिश जो है वो बेशतर जगहों पर अच्छी तेज़ बारिश है। जी बिल्कुल, आपने बारिश और बर्फ़बारी का जिक्र किया है, तो ये भी बताइएगा कि इस्लामाबाद में जो है मारगला की पहाड़ों पर कब तक जो है इम्कानात है बर्फ़बारी हम देख सकते हैं? देखिए इस्लामाबाद में तो बारी अभी कोई इसका सीज़न नहीं है। अमूमन तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी में जब कोई बड़ा एक तरह से ना कह लें आपके बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो, वेस्टर्ली सिस्टम जो होते हैं, जो बहुत डीप सिस्टम हो या बहुत एक तरह से हैवी लो प्रेशर एरिया इस तरह से इस तरफ मूव करके आए तो फिर इम्कान हो सकता है। अदरवाइज़ तो जाहिर है कि जो केपी और के इलाका पहाड़ी इलाके हैं और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर और फिर मरी, ज़्यादा इम्कान तो उधर ही होता है बर्फ़बारी का। ठीक है। अच्छा सरदार सरफराज साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से हमने गर्मियाँ देखी हैं तो बड़ी तवील मुद्दत तक रही हैं, क्या सर्दियाँ भी इसी तरीके से होंगी या सर्दियों का टाइम स्पेन छोटा सा होगा? देखिए अभी कुछ कहना पूरे सीज़न के बारे में तो कबल अज़ वक्त है। ये अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के शुरू में जाके कुछ बेहतर आइडिया हो सकेगा। लेकिन ज़ाहिर है कि दिसंबर से लेके फरवरी तक ये जो 3 महीने होते हैं वही ज़्यादा सर्दियों का दौरानिया होता है। तो अब देखें वो कितना स्ट्रेच करता है। और इस दफ़ा इम्कान यही है कि चूँकि जो अल नीनो ईयर होता है ना, उसमें अमूमन जब पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा हो रहे होते हैं तो उसको अल नीनो कहा जाता है। तो वो अल नीनो की वजह से हमारी जो मानसून बारिशें हैं वो तो उनमें कमी आ जाती है। यानी इस साल कम ही बारिशें हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हुई, नॉर्मल के आसपास ही हुई हैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करें तो। लेकिन जो विंटर की बारिशें होती हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, वेस्ट से आने वाली हवाओं की वजह से होती हैं, तो वो बारिशें कुछ मामूल से ज़्यादा होती हैं। तो प्रेडिक्शन यही है कि जो वेस्टर्न हाफ ऑफ पाकिस्तान है उसमें केपी का बेशतर इलाका, बलूचिस्तान का शुमाली और शुमार मशरकी इलाका, और फिर उधर शुमाली पंजाब, ऊपर गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये जो पट्टी है उस पर मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं। तो ज़ाहिर है जब बारिशों का स्पेल एक मामूल से कुछ ज़्यादा होंगे, रेनी स्पेल्स होंगे, तो उसके नतीजे में बर्फबारी भी होगी। तो यूँ हम कह सकते हैं कि इस वक्त प्रिलिमिनरी असेसमेंट या इनिशियल असेसमेंट के तौर पे हम कह सकते हैं कि सर्दियाँ अच्छी पड़ेंगी, यानी मौसम सर्द रहा करेगा। टेम्परेचर जो है ना, ज़ाहिर ओवरऑल क्लाउडी वेदर और बारिशों का स्पेल और बर्फ़बारी का स्पेल होने के नतीजे में उसके फॉलो अप के तौर पे फिर कोल्ड एयर भी आती है, तो मतलब अच्छी सर्दियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब इस मौजू पे हमारे साथ बात करते हैं कि ये सर्दियाँ जो हैं ये हम सब के लिए बड़ी खुशाइन साबित हों, क्योंकि सर्दियाँ आती हैं तो सब बड़ा एंजॉय करते हैं। बहुत सारे लोगों को सर्दियाँ का जो मौसम है वो बहुत पसंद होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि बड़े दिलचस्प जो है बड़े मज़ेदार खाने को मिलेंगे, बड़ी डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी और स्नोफॉल कोई भी नहीं मिस करना चाहता। लेकिन थोड़ी एहतियाती तदाबीर भी आपने करनी, जिन एरियाज़ में आप जा रहे हैं टूर्स के लिए या आउटिंग्स के लिए, ये एहतियात रखना है कि वहाँ पर आप लोगों को बर्डनाइज ना करें, थोड़ा प्लान करके जाएँ, मौसम को देख के अपनी सारी एक्टिविटीज जो है वो प्लान करें और चेक कर लीजिए, यस वेदर फोरकास्ट चेक करें और अभी भी जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ये हादसात का शिकार ना हो सके आप, और बाकी जगहों को जो है वो बर्डनाइज ना करें। यहीं पे है, ये कहीं नहीं जा रही, तो अगर आप शुरू के दिनों में नहीं जाएंगे तो मिड के दिनों में चले जाएं और आखिरी के दिनों में चले जाएं, लेकिन एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पे एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची की वीडियो वायरल हो रही है और दिलचस्प उसमें यह है कि वो एक अदद पजल को सॉल्व कर रही है और किस तरीके से वो पजल को सॉल्व कर रही है वो वीडियो देखने वाली है। और पजल गेम
को हल करते हुए किस तरीके से वो अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर रही है, छोटे छोटे हाथों से वो लगी हुई है। छोटी सी क्यूट सी बच्ची आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रही है। और एक सारिफ ने ये वीडियो शेयर की है और इनको आइंस्टाइन का खिताब भी दिया गया है। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये प्यारी सी बच्ची की जिन्होंने इस वक्त जो है वो उन्हीं टोपी पहनी हुई है और साथ साथ वो अपना पजल भी रिजॉल्व करी है डिफरेंट कलर्स का लेके। आगे चलेंगे और आपको बताएंगे कि एक अमरीकी काश्तकार ने सबसे बड़ा या सबसे भारी कद्दू काश्त किया है। ठीक है, इस वक्त कद्दू बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, लेकिन ये एक आलमी रिकॉर्ड है तो क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए। ये एक अमरीकी काश्तकार हैं जिन्होंने 1246.9 किलो वजनी कद्दू उगाया है और 50वीं सालाना चैम्पियनशिप जीतते हुए दुनिया का सबसे वजनी कद्दू उगाने का आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया है। ये जो शख्सियत है ये अमरीकी रियासत मिनेसोटा से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इससे पहले भी इस तरीके के रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, मुल्की रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने एक अदद इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया है जिसमें इन्होंने सबसे बड़ा जो है वो कद्दू काश्त किया है। एंड ऑफ कोर्स ये एक ऑरेंज कलर का कद्दू था, तो आप भी वो स्क्रीन पर देखते रहे। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से भी थोड़ी सी अपडेट देंगे कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में जो चल रहा है उसके हवाले से हम आपको पिछला पूरा हफ्ता अपडेट देते रहे और बताते रहे कि क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। और उसमें एक अदद जो बहुत अहम चीज़ है, उसके कुछ दिन बाकी रह गए हैं, 15 से 16 दिन बाकी रह गए हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान से गैर कानूनी गैर मुल्कियों को रज़ाकाराना तौर पर 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने की मोहलत दी गई है। और इस वक्त ये पूरा प्रोसेस जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी है कि किस तरीके से उनको सेफली अपने ममालिक में वापस भेजा जाए। लेकिन अगर ऐसे अफराद जो 31 अक्टूबर के बाद भी पाकिस्तान में रह जाते हैं तो हुकूमत को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ेगा कि उनको डिपोर्ट किया जाए। इसके बाद फर्दर ये प्रोसेस होगा कि कोई भी गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी और तज़वीराती अमूर हुमायूं खान साहब। हुमायूं साहब, ये बताइएगा कि ये फैसला कितना बरवक्त है और इस वक्त क्या पेशरफ्त आपको नज़र आ रही है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर मुल्की बाशिंदों को वापस भेजने के लिए? जी थैंक यू। ये बेसिकली तो आज से कोई 2-1 हफ्ते पहले जब नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का एक इजलास हुआ था तो उसमें हमारी अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत ने मिलकर ये फैसला किया था कि मुल्क के हालात जो हैं, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। एक तो ये था कि यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन हुई थी बहुत अरसे से और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे हमें नुकसानात हो रहे थे। हमारे पास डेटाबेस नहीं था, बहुत सारे ऐसे हमारे हमसाया ममालिक से जो है वो बाशिंदे आए हुए थे जो या तो ओवरस्टे कर चुके थे या उन्होंने रजिस्टर नहीं किया था। उसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और बहुत सारे क्राइसिस थे। उसके बाद ये फैसला किया गया कि इन ममालिक में या जो हमारे मुल्क में जो भी गैर मुल्की बाशिंदा इलीगली यहाँ पे रह रहा है और अगर वो वीजा पे आया और उसका वीजा एक्सपायर हो गया, तो जिस तरह दुनिया में सारी दुनिया में इसका असूल है कि एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है और उसके बाद आप उन लोगों को डिपोर्ट कर देते हैं। और ये पाकिस्तान नहीं कर रहा, अमेरिका में ऐसे होता है, भारत में ऐसे होता है, दुनिया के किसी मुल्क का आप नाम ले लें तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं। तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि इन तमाम जो इलीगल लोग रहे हुए हैं जो पाकिस्तान में आए हुए और उसमें हमारे बहुत सारे रेफ्यूजीज भी हैं, और अगर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया हुआ UNHCR के साथ तो फिर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया। अब उस प्लान का हिस्सा क्या था कि एक जो है डेडलाइन दे दी गई और उसमें कहा गया कि अगर आप वॉलंटरली वापस जाना चाहते हैं तो आपके पास इस वक्त तक का टाइम है, और अगर आप उसके बाद नहीं जाते तो उसके बाद स्टेट के पास अथॉरिटी होगी कि जिस तरह बाकी दुनिया के कानून और इंटरनेशनल लॉ है और ये बेसिकली डिपोर्टेशन के कानून है, तो उसके जरिए हम आपको डिपोर्ट करेंगे। अब उसका फायदा क्या हो सकता है पाकिस्तान को इस डेडलाइन देने का? एक तो ये है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया हुआ था, एक हेल्पलाइन क्रिएट की गई जिसमें FIA है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। उनके जरिए और फिर लोगों को इनकरेज किया जाता है कि अगर आपके आसपास कोई आपको ऐसा गैर मुल्की नजर आ रहा है जो आपको किसी के घर में किरायादार है या किसी की जगह पे वो काम करता है और अगर वो रजिस्टर नहीं है तो उसको रिपोर्ट किया जाए। उसके हुमायूं साहब, ये बताइएगा कि ये गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को निकालने की जरूरत क्यों पेश आई? पाकिस्तान तो बड़े अरसे से इनको केटर कर रहे हैं, तो सब क्या वजूहात थी जो ये इसका बाइस बनी कि हमें इनको वापस अपने ममालिक भेज देना चाहिए? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के माशी हालात जो पिछले चंद अरसे से, जिसके ऊपर आपके प्रोग्राम्स में भी और बाकी हर जगह पर भी बहस हो रही थी कि इस चीज़ के मुतामिल नहीं है कि जो है एक इतनी बड़ी तादाद में, अगर पाकिस्तान की तादाद लें तो इस वक्त तकरीबन 4 से 5 मिलियन के करीब जो है यहाँ पे गैर मुल्की जो है वो रह रहे हैं।
हम बड़े अरसे से इनको केटर कर रहे थे। कुछ हमारे हमसाया ममालिक, हमारे दोस्त ममालिक, हमारे बहन भाई थे, वो थे, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है और स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सिटीजन्स के ऊपर फर्स्ट। तो एक तो ये था, फिर उसके जो सोशो इकोनॉमिक और जो और बहुत सारे एस्पेक्ट ये थे कि जो इलीगल यहाँ पे इमिग्रेंट्स थे वो इलीगल एक्टिविटीज के अंदर भी पाए गए, जिसमें हमने देखा डॉलर की स्मगलिंग थी, जिसमें हमने देखा होर्डिंग थी, जिसमें हमने देखा कि टेररिज्म से रिलेटेड जो है बहुत सारे इंसिडेंट इस वक्त जो है, अगर पिछले 1 साल का डाटा लिए जो हमारे इंफॉर्मेशन इंटीरियर मिनिस्टर की जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो देखी जाए तो जो 24 के करीब इंसिडेंट हुए उसमें 10 के करीब गैर मुल्की जो है उसमें शामिल पाए गए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसने मजबूर किया पाकिस्तान को कि एक ऐसा टफ डिसीजन लिया जाए। उसके बाद देखिए हर मुल्क की अपनी कैपेसिटी होती है। अब हमने फैसला ये किया है कि हम उतने ही लोगों को इनवाइट करेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है। हम वीजास के जरिए उनको इनवाइट करेंगे, वो आए, वो काम करें। अच्छा, फिर आप अगर दुनिया के मुख्तलिफ जो है जो कंट्रीज है वहां पे देख लें, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है तो वो स्टूडेंट वीजे पे जाता है और स्टूडेंट वीजे के ऊपर उसको काम करने के लिए हफ्ते में 10 घंटे दिए जाते हैं या 12 घंटे दिए जाते हैं। आपकी अपनी इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ी मुतासर होती है अगर इलीगल इमिग्रेंट आके आपकी जॉब्स ले लें, आपके बहुत सारे काम करें। इसके फायदे भी हैं, इमिग्रेशन के फायदे भी हैं, लेकिन हमें जो पिछले बड़े अरसे से यहाँ पे जो हम फील कर रहे थे, हमें इसके नुकसान ज्यादा हो रहे थे। टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज थी, जॉब से थी, हाउसिंग मार्केट थी, क्रिमिनल एक्टिविटीज थी, सोशो इकोनॉमिक जो उसके इफेक्ट से, तो ये सारी चीजें मिला के स्टेट ने फैसला किया कि अब जो है इलीगल लोगों को वापस भेजा जाएगा और उसके बाद दोबारा हम फैसला करेंगे कि हम इस साल जो है 5 लाख लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं, और उतने ही वीजे इशू किए जाएंगे। ठीक है हुमायूं साहब, पाकिस्तान का जो ये इस वक्त फैसला लिया गया है इसको आलमी तनासर में किस तरह देखते हैं? देखिए ये इसमें एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो हमारे हमसाया ममालिक अफगानिस्तान का है। चूंकि हम बड़े अरसे से रेफ्यूजीज को ले रहे थे और फिर वहां पे हालात नहीं है, हमारी अभी भी अपने अफगान जो काउंटर पार्ट्स हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है, फॉरेन मिनिस्टर तिब्बत में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिले। उसके अलावा जो है अभी एक्सपेक्टेड है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जब जाएंगे वहां पे मुलाकात होगी। उसके अलावा फॉरेन ऑफिस की जो है वो फॉरेन ऑफिस के जरिए गुफ्तगू हो रही है। तो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक दफा जो इलीगल लोग यहाँ पे उनको रजिस्टर किया जाए, उनको वापस भेजा जाए, और उसके बाद, और इसमें पूरी दुनिया में हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे या कोई ऐसा हम गलत काम नहीं कर रहे जिससे कोई बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होगा। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं, और अमेरिका अगर मैक्सिकन को भेज सकता है, इंडियन जो है वो अपने वेस्ट बंगाल वाली साइड पे भेज सकते हैं, बाकी ममालिक की भी जो हमारे साथ हैं उनकी देख लें, ईरान को देख लें, वहां पे भी इस किस्म के मसाइल हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो स्टेट का डिसीजन है बड़ा टाइमली है, बड़ा रेलेवेंट है, और इसमें इट्स सॉवरेन राइट ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट। इसमें कोई ऐसा कोई हम गलत काम नहीं कर रहे या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं कर रहे। हम इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जो है वो चाहते हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या तो वो वापस चले जाएं या अपने आप को रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के बाद फिर पाकिस्तान फैसला करेगा कि डिपोर्टेशन के कानून के मुताबिक क्या उनको रखा जा सकता है, कितने अरसे के लिए रखा जा सकता है, एक्सटेंशन दी जा सकती है। तो ये सारे कानून, और ये सिर्फ अफगान जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए नहीं है, इसमें और बहुत सारी जो नेशनैलिटीज है ये सब के लिए अक्रॉस द बोर्ड ये पॉलिसी बनाएगी। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से प्रोसेस शुरू हो चुका है और 31 अक्टूबर की इसकी डेडलाइन दी गई है, तो क्या समझते हैं कि इस वक्त जितने भी तमाम ममालिक है जिनके बाशिंदे हम वापस भेज रहे हैं उनकी तरफ से क्या रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है? देखिए कोई उसमें अभी तक कोई इस किस्म की कोई ओवरवेलमिंग या कोई ऐसी कहीं से शिकायत नहीं आई। एक तो ये है कि उनकी तरफ से आपको एक्सपेक्ट इसलिए नहीं करना क्योंकि अगर वहां से कोई उस पासपोर्ट पे या कोई इलीगली किसी मुल्क से आया है तो ये फिर पाकिस्तान का राइट बनता है कि अपनी सरजमीन पे वो किसको अलाउ करे या किसको अलाउ ना करे। उसके बाद कानून है, एक पूरा तरीका होता है जिसमें हम उनकी डिटरमिन करते हैं। अच्छा, उसको डिटरमिन करने के लिए भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान और इंटीरियर मिनिस्टर ने अपनी स्पीच के दरम्यान भी कहा कि आपके पास डीएनए टेस्टिंग की फैसिलिटी है जिसके जरिए हम ये देख सकते हैं, कोई बंदा कहे कि जी नहीं मैं इस मुल्क का नहीं हूँ इसका हूँ, तो उससे उसके पास भी आपके पास डीएनए टेस्टिंग की फैसिलिटीज के जरिए आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि वो बंदा किस जगह से है और वो कहाँ से है। तो अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें यही है कि कुछ जो है वॉलंटरली लोग वापस जा रहे हैं और जो अभी तक नहीं गए, स्टेट ने बड़ी हद तक जो है वो अपनी एक पॉलिसी तेज कर दी और उसमें रजिस्ट्रेशन का और उनको डॉक्यूमेंट करने का प्रोसेस है। और 31 के बाद से जो है फिर क्रैकडाउन स्टार्ट होगा और उसमें जो इलीगल हमारे पास पकड़ा गया उसको एक इंटरनेशनल कानून के मुताबिक डिपोर्ट किया जाएगा। हुमायूं साहब ये बताइएगा, मुख्तसरन मैं चाहूँगी कि इस सवाल का आप जवाब दें क्योंकि आखिरी सवाल है कि आगे हमें क्या लाएमल अपनाना चाहिए ताकि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में आने से रोका जा सके।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है, उसमें रीजन ये है कि हमारा बड़ा एक वास्ट बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है, फिर उसके साथ इंडिया के साथ है, फिर चाइना के साथ एक बड़ा वो फेंस बॉर्डर है। लेकिन उसमें ये है कि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसमें बहुत अरसे से जो इनकर्जन होती है। तो एक तो बड़े अरसे से स्टेट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि बॉर्डर को फेंस किया जो तकरीबन 80 to 90% हो चुकी है। फिर अब चाहते हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमारी जो 6 के करीब इस वक्त जो बॉर्डर ओपनिंग्स हैं वहां पे बायोमेट्रिक सिस्टम जो है नस्ब किया जाए। सिस्टम बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो बड़े अरसे से हम चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ पर्टिकुलरली जो है वो उसको जदीद उसके ऊपर जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर उसको मरतब किया जाए, और उसमें फिर वो दूसरी साइड से और इस साइड से भी जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, और हमारे यहाँ हर दिन के करीब जो है 80,000 या लाख के करीब होती है, उसकी मैनेज किया जा सकता है। आप राहदारी पासपोर्ट दे सकते हैं, बायोमेट्रिक करा के हर बंदे को रजिस्टर करना होगा जो यहाँ पे आएगा, काम के लिए आएगा या अपने किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए आएगा। तो ये पॉलिसी जो है वो स्टेट ने मरतब कर ली और इसके ऊपर बड़े तेजी से काम हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब हमारे साथ इस मौजू के ऊपर बात करने। हाल से तमाम तर चीज़ें जो है वो आपने समाप्त कर दी हैं कि किस तरीके से ये मामला चल रहा है और इसको हल की तरफ किस तरीके से लेके जाया जा रहा है। और ये चीज़ वाज़ेह कर दी जाए, अगेन ये बोलना चाहूँगी कि सिर्फ अफगान बाशिंदों के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये उनके इनखला के लिए। और 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है, तो ये होप कि 31 अक्टूबर तक ये डेडलाइन जो है वो मीट हो जाए और जितने भी इशूज़ हैं वो रिजॉल्व हो चुके। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको हमारा एक स्पेशल सेगमेंट देखने को मिलेगा जो कि हमने रिकॉर्ड किया था मैंने और मेरे को होस्ट नजम ने, और वो था वर्ल्ड फूड डे के हवाले से। आप वो सेगमेंट एंजॉय करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे न्यूज़ ब्रेक की जाने। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और आज 16 अक्टूबर है, तो 16 अक्टूबर की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है वर्ल्ड फूड डे, यानी खुराक का आलमी दिन। और खुराक के आलमी दिन को मनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि दुनिया के तमाम ममालिक में खुराक को यकीनी बनाया जा सके, यानी खुराक की जिन ममालिक में कमी है वहाँ पे पूरा किया जा सके, और जिन ममालिक में इसकी वाफिर मकदार मौजूद है वहाँ से दूसरे ममालिक को सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। डेफिनेटली ख़वातीन, पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे एक्टिव हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड रिसर्च काउंसिल, और इस पर मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत भी इसमें एक्टिव हैं और उसके साथ साथ फेडरल हुकूमत भी। अब एग्रीकल्चर की हमारी लैंड है, और एग्रीकल्चर पर फोकस करने के लिए फूड सिक्योरिटी को और फूड सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, ये हम लोग जिक्र करेंगे। हमारे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं, तारुफ करवाते चलते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड रिसर्च काउंसिल जनाब डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हेड ऑफ प्रोग्राम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर UN जनाब मिस्टर आमिर इरशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा और आज के दिन की अहमियत के ऊपर और थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके हवाले से ज़रा बताइएगा। और आज 16 अक्टूबर है, इसकी अवेयरनेस के ऊपर थोड़ी सी बात कीजिएगा, फिर आगे फर्दर इसको लेकर चलते हैं सर। मेनली तो बात हम करना चाहते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर जी, और अपनी फूड सिक्योरिटी। ठीक है कि और फूड सिक्योर एग्रीकल्चर के साथ लिंक है, और एग्रीकल्चर के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक ज़मीन और एक पानी। बिल्कुल, ये दो चीज़ें होंगी हमारे पास तो हम अब फूड सिक्योर हो सकेंगे, मैक्सिमम अपने एग्रीकल्चर पे को कर सकें। तो एक तो जो पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारी बहुत सारी ज़मीन सरप्लस पड़ी है, अराउंड 8 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है जो हम कल्टीवेट कर सकते हैं, वो ज़मीन है हमारे पास जो हम कर सकते हैं। तो और वो नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी, और पानी को उस तरह से हमने रेजरवायर और स्टोरेज वो उसकी ज़रूरत है, वो हमने किया नहीं है। तो मुझे आपकी बात से ये अखज़ हो रहा है कि इस दफ़ा जो मुद्दा पाकिस्तान के लिए वो है पानी पर गौर करने का। जी एग्जैक्टली, कि पानी को अगर हमने कोई जो इम्पॉर्टेंस है पानी की, क्योंकि पानी को जैसे कहते हैं कि वाटर इज़ लाइफ, और दूसरी मैं इसके साथ ये बात करना चाहता हूँ कि पानी वाटर से एक तो फूड और दूसरी जो
उसके साथ पैरेलल आप एनर्जी भी ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर रेजरवायर बना लें और एनर्जी पूरी लाइफ में आपको आपके सामने क्या यूज़ होती है, अगर आप इतनी महंगी पर यूनिट एरिया, तो अगर हाइड्रो पावर होगी आपके पास तो जो 1 रुपया यूनिट भी हो सकती है, 2 रुपये यूनिट भी हो सकती है। और जो अगर फार्मिंग पे आपने करनी है या इंडस्ट्री करनी है, क्योंकि देखिए जो 80% जो प्रोडक्ट है ना वो एग्रीकल्चर से, जो इंडस्ट्री में जो यूज़ होती है वो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से आ रही आती है, और जो उसकी बाई प्रोडक्ट, और अगर बाई प्रोडक्ट पे आप जा रहे हैं तो फिर बाई प्रोडक्ट के लिए आपको इंडस्ट्री चाहिए, और इंडस्ट्री के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए वाटर होगा तो वाटर से आपको एनर्जी मिलेगी। तो मेनली ये आपने जितना भी हमारे पास अराउंड 25 मिलियन एकड़ फीट वाटर एवरी ईयर वी आर लूजिंग और वी आर थ्रोइंग इनटू द ओशन। तो 9 मिलियन एकड़ फीट वाटर वो है जो 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 हार्वेस्ट कर सकते हैं हम, जो रेन वाटर हार्वेस्ट। और हमारा बलूचिस्तान का जो एरिया है बहुत पोटेंशियल है, बड़ी प्रोडक्टिव लैंड वहाँ पे है। सिंध में बहुत सारा एरिया ऐसा है जो हम कास्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत इस बात की है कि अपने पानी का जो सोर्स है हमारा, और वो बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सोर्स है, और सारा ग्लेशियर्स मेल्ट हो के आ रहे हैं, सारा पानी रन हो रहा है। अभी आप जो नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाएं तो कभी आप ट्रैवल करें तो जिस रोड से भी आप जा रहे होंगे उसके साथ जो रिवर है तो कितना पानी उसमें आ रहा है, और हर तरफ को से पानी आ रहा है। और उस पानी को अगर हम स्टोर कर लें तो हम अपने पाकिस्तान की फूड सिक्योर कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है एग्रीकल्चर को आगे लेके जा सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे। आमिर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, और जिस तरह से नजम ने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रही हैं, और एंड ऑफ कोर्स यूएन जो है वो इसमें कलीदी किरदार भी अदा कर रहे हैं। आप बताइएगा कि यूएन की तरफ से क्या इकदाम लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में फ़िलहाल इस टॉपिक को रिलेटेड? जी बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपके सवाल पे तो उसका जवाब दे सकूं, थोड़ा इसकी हिस्ट्री पे बात करूंगा कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जब दुनिया में क्राइसिस था, हर चीज़ का क्राइसिस था, तो उस वक्त फूड का क्राइसिस भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जंग की वजह से यूरोप और एशिया जो है वो उसके बुरे हालात थे। तो फूड प्रोड्यूस करना और फूड को मार्केट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना उस वक्त बड़ा चैलेंज था। तो उस दौरान वर्ल्ड वार के फ़ौरन बाद अक़वाम मुत्तहिदा का जब अदारा बना तो उन्होंने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का अदारा भी फ़ौरन इसको बना लिया, और ये दिन था 16 अक्टूबर 1945। तो इसी दिन की मुनासबत से 1979 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ैसला किया कि हम इस दिन को हर साल सेलिब्रेट करेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और लोगों को फूड की अहमियत के बारे में बताया जा सके। आपके सवाल पे आता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जब ये अदारा बन गया और इस वक्त जो खुराक पैदा करने के, बल्कि शुरू से खुराक पैदा करने के जो वसाइल हैं ये पूरी दुनिया में बराबर तकसीम नहीं हुए। कुछ मुल्क जो हैं वहाँ आप खुराक ज़्यादा बेहतर पैदा कर सकते हैं, कुछ मुल्क जो हैं उसमें खुराक पैदा नहीं की जा सकती, यह मुश्किल है। जिस तरह मिडल ईस्ट के कंट्री हैं, या मैं हांगकांग सिंगापुर की एग्जांपल देता हूँ, या अफ्रीका के कुछ मुल्क हैं। तो इस सिचुएशन में इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट ये आस्पेक्ट है कि खुराक पैदा की जाए और देन उसको ट्रेड किया जाए, उसको मार्केट किया जाए, ताकि जहाँ खुराक ज़्यादा पैदा हो रही है उसको उस जगह ले जाया जाए जहाँ खुराक नहीं पैदा हो रही है, कम पैदा हो रही है। तो इस सिचुएशन में अक़वाम मुत्तहिदा का ये जो अदारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये रोल अपना प्ले करता है कि लोगों को, मुल्कों को ये हेल्प करता है कि वो खुराक पैदा करें, और जो नहीं कर सकते वो उनको बताता है जी खुराक कहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपने लोगों को फूड इंश्योर कर सकते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प आउट कर रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, इसी तरीके से जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा इसमें क्या कोई डिफरेंस है, या ये एक ही चीज़ होती है कि फूड सिक्योरिटी और फूड स्टोरेज ये एक ही चीज़ है या मुख्तलिफ है? ऐसे है कि जी फूड जनरली जब मैं थोड़ी आपको ब्रॉडर बात करूँ कि फूड सिक्योरिटी के हम कहते हैं जी इसके 4 पिलर्स हैं। ठीक है। एक फूड अवेलेबिलिटी है कि आपने पाकिस्तान में फूड कैसे अवेलेबल करनी है, और उसके 2 तरीके हैं, या तो पाकिस्तान में ग्रो करें, अगर नहीं ग्रो करते तो इम्पोर्ट करने का, ये है फूड अवेलेबिलिटी। दूसरा पिलर या एस्पेक्ट उसको कहते हैं फूड एक्सेसिबिलिटी। आपने अवेलेबल कर दी पाकिस्तान की मार्केट में, इस्लामाबाद की मार्केट में, चाहे इंपोर्ट से करती या चाहे लोकली प्रोड्यूस करी। अब ज़्यादा दूसरा मसला यह है कि लोगों की क्या अफोर्डेबिलिटी है, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके में उनकी इकनॉमिक एक्सेसिबिलिटी को देखा जाता है। फिर फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, क्या आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, मार्केट को बनी हुई है ताकि लोग रोड पे ट्रैवल करके गाड़ी लेके उस खुराक को ला सकें। और एक तीसरा एस्पेक्ट है जो रिसेंटली अभी उस पर बात हो रही है जिसको सोशल एक्सेसिबिलिटी कहते हैं, हमारे मुआशरे में भी और कुछ और
कुछ सोसाइटीज़ होती हैं उसमें प्रॉब्लम होता है जी, कुछ वुमेन जो है वो उनको कम खाना चाहिए, या बच्चों को, लड़की को कम खाना चाहिए और लड़के को ज़्यादा खाना चाहिए। तो ये सोशल एस्पेक्ट हैं, या एल्डरली हैं, या जो हाँ कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे ये जो खुराक है वो नहीं मिलती। और तीसरा इसका एस्पेक्ट है, उसको कहते हैं यूटिलाइजेशन, यानी आपने खुराक अवेलेबल कर दी, आपने एक्सेस भी कर दी, लेकिन बंदे की हेल्थ ठीक नहीं है, या आपने फूड जो अवेलेबल की वो सेफ़ नहीं है, वो उसको खाएगा तो बजाय फ़ायदे के उसका नुकसान होगा। तो ये 3 पिलर्स हैं। और चौथा पिलर है जो क्रॉस कटेंगे, वो कहता है जी कि जब तीनों चीज़ें जो हैं वो स्टेबल हों, उसको स्टेबलाइजेशन कहते हैं। हर वक्त फूड अवेलेबल हो, हर वक्त एक्सेसिबल हो और हर वक्त बंदा यूटिलाइज कर सके, तो इसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी। और जो आपने कहा स्टोरेज, तो यकीनन जो अवेलेबिलिटी में स्टोरेज का किरदार है। जब आप बाहर से खुराक लाएंगे या मुल्क में पैदा करेंगे, वो कहीं तो आपने स्टोर करनी है। मुल्क के अंदर बड़े स्टोरेज में, फूड डिपार्टमेंट के, प्राइवेट, या अपने घर के अंदर जो आपका स्टोरेज है, जो आपकी फ्रिज है, जो आपका वो जो थैला है, या जो आपने जो बर्तन बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है स्टोरेज में रोल प्ले करती हैं। ठीक है। गुलाम मोहम्मद अली साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी और ये पूछूंगी कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड रिसर्च काउंसिल इस वक्त इस सब के लिए क्या कर रही है? पाकिस्तान वो ओवरऑल अगर हम देखें, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, क्योंकि हमारा काम है रिसर्च के ऊपर, जितने भी एरियाज़ हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें सॉइल भी है, उसमें वाटर है, उसमें नई वैरायटीज़ डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट है, हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंसेस, और फिर फिशरीज़, और फिर जो इक्विपमेंट और वो जो मशीनरी यूज़ होती है जो फार्मिंग के हवाले से, तो ये एक तरह की हम समझते हैं कि ओपन एयर इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर। तो इन्वायरमेंटल थ्रेट्स बहुत ज़्यादा है, डिजीज़, इंसेक्ट, पेस्ट, तो डिफरेंट एरियाज़ अगर मैं आपसे बात करूं तो तकरीबन हमारे 46 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं अक्रॉस द कंट्री। और फिर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, दो इकोलॉजीज़ हैं डिफरेंट। अगर हम गिलगित में जाएँ, गिलगित में हमारा इंस्टीट्यूट है, वो उस हवाले से जो नट्स के ऊपर, चेरी जो पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम थट्टा की तरफ सिंध में जाएँ तो फिर बनाना पे हमारी रिसर्च है, शुगर केन की जो वैरायटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये सारे एरियाज़ पे फिर वाटर के ऊपर, और वाटर के अगर जो आज के दिन के हवाले से हम बात करें तो हम वाटर के हवाले से बहुत सारी जो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम को हमने इंट्रोड्यूस किया है। जो पिवट सिस्टम है उसमें तकरीबन 60% आप जो पानी सेव कर सकते हैं अगर आप 100% लगाते हैं वैसे फ्लड इरिगेशन के साथ। फिर ड्रिप इरिगेशन है, ऑर्चर्ड्स हैं, उसमें 50% आप सेव कर सकते हैं। थोड़ी सी इनिशियल कास्ट होती है। और नया अभी रिस्पॉन्सिव ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है जो बड़ा सेंसिटिव वो सिस्टम है, उससे भी आप पानी को अपने को सेव कर सकते हैं। और जो ज़मीन, ऐसी ज़मीनों पे जो कि हमारी जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट में भी आप फसलें उगा सकते हैं कि अगर ये सारे जो नया इरिगेशन सिस्टम है जो इसको अगर आप वो इस्तेमाल कर लें तो उसमें मैक्सिमम आप जितनी भी हमारे जो लैंड हैं, इस तरह की जो मैं बात कर रहा था कि सिंध में या बलूचिस्तान में या और हमारा जो चोलिस्तान को अभी आबाद करने जा रहे हैं, वो भी एक नया इनिशिएटिव है। तो उसके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो वाटर वो हमने ऐसे यूज़ करना कि जो कम से कम वाटर हम इस्तेमाल करें और मैक्सिमम उसकी वो प्रोडक्शन करें। तो जो वैरायटीज़ नई डेवलप करते हैं उसमें भी है कि पर यूनिट एरिया जो है उसमें अगर 30 मन ले रहे हैं या 40 मन ले रहे हैं तो हमारी कोशिश ऐसे सीड और ऐसी वैरायटीज़ और ऐसे प्रोटोकॉल्स और मेथडोलॉजीज़ हम यूज़ करें कि हमारी जो 100 मन पर एकड़ आ जाए, तो ताकि मैक्सिमम सरप्लस जो सरप्लस फूड हमारे पास। डॉक्टर साहब, अभी हमने देखा कुछ अरसे से पाकिस्तान का दोबारा से फोकस जो है वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा हो गया। हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी, हम दरमियान में थोड़ा सा भटक गए, लेकिन अब दोबारा सारा का सारा फोकस एग्रीकल्चर पे वापस आ गया। आप बता रहे हैं कि पानी बहुत अहम है, उसके लिए यकीनी तौर पर PRC ने कुछ मॉडल्स भी तैयार किए होंगे या कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने जा रही होगी या कर दिए होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा बताइएगा प्लीज़। क्योंकि जो हमारी जो मॉडल्स जिसकी मैं बात करें तो पानी के हवाले से जो पिवट इरिगेशन सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, रिस्पॉन्सिव ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, फिर रेन गन के हवाले से स्प्रिंकलर वो सिस्टम, वो हमने इंट्रोड्यूस तो किए हैं। देखें अब बात यह है कि क्या वो जो सिस्टम है, वो जो मशीनरी, वो अफोर्डेबिलिटी की, कि अब फार्मर जो है अगर हमने लोकल भी वो बनाते हैं तो फार्मर वो अफोर्ड कर सके कि वो उसकी जो कैपेसिटी नहीं है कि वो अब पिवट सिस्टम है तो पर एकड़ अगर हम उसकी कास्ट लगाएं तो 3 लाख रुपए पर एकड़ उसकी कास्ट है। वो बड़ी सा एक मशीन होती है कि आप 100 एकड़ के हवाले से या 50 एकड़ के वो बना लें तो वो कर तो सकते हैं, लेकिन
हमारी कोशिश यही है कि सारी जो जितनी भी हमें मशीनरी है, सीड है, सारी हर चीज़ इंडिजनाइज हो और लोकली हमारी वो बने, ताकि हम जो भी हम होता ये है कि जो भी हम कोई चीज़ वो करने लगते हैं तो जी कहते हैं जी ये टेंडर कर दें जी, तो बाहर से मंगवा लें। तो ये इस चीज़ को हम थोड़ा सा अगर वो करें कि इंडिजनाइज रिसर्च हो। जो इम्पॉर्टेंट बात है ना कि सारी दुनिया ने तरक्की की है ना साइंस टेक्नोलॉजी के साथ, और उसके पीछे बैकएंड पे क्या है, रिसर्च। और रिसर्च को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि हम अगर वो रिसर्च करेंगे, ये आपके पास ये मोबाइल है, सारी जो कुछ भी आपके पास टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी जो है ना वो R&D से रिसर्च के साथ, और रिसर्च को अगर ओवरऑल हम स्ट्रेंथन करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे लोगों में बहुत पोटेंशियल है, वो इंशाल्लाह बहुत कुछ हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। सर, जिस तरह से आपने बात की कि हमारे लोगों में बहुत पोटेंशियल है, तो पिछले दिनों ही हम लोग ये खबर ये शेयर कर रहे थे कि पाकिस्तान ने राइस की प्रोडक्शन जो है वो डबल कर दी और एक्सपोर्ट भी जो है वो अब डबल या ट्रिपल अमाउंट पे होगी। आमिर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी मैंने जिक्र किया कि एक्सपोर्ट जो है वो हमारी डबल ट्रिपल होती जा रही है, तो उसके हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लें और ये बताएं कि जो चीज़ें पाकिस्तान से दूसरे ममालिक एक्सपोर्ट हो रही हैं उनकी क्वालिटी किस तरह से है और वो किस तरीके से हमें बेनिफिशियल साबित हो रही है। ये एक्सपोर्ट के हवाले से या खुराक की तजारत के हवाले से मैं आपसे एक दो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल अगर आप पीछे चले जाएं आज से, तो उस वक़्त पाकिस्तान से जो फूड एक्सपोर्ट हो रही थी और जो फूड हम इंपोर्ट कर रहे थे वो ऑलमोस्ट इन डॉलर टर्म बराबर थी। यानी $4.5 बिलियन के हम इंपोर्ट फूड करते और इतनी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो हम तकरीबन आप कह लें कि सेल्फ सफिशिएंट, वो ठीक था हमारा मामला। अच्छा, अब पिछले 2 सालों में उसकी वजूहात बहुत इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं। उसमें हमारी जो इंपोर्ट है वो $9 बिलियन की हो गई है और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो $4.5 बिलियन, या आप कह लें कि उसी जगह पे है। तो अब हमारा जो फूड ट्रेड डेफिसिट है वो $3 से $4 बिलियन का हर साल हो गया, और $3 से $4 बिलियन जो है, इसको अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये 1000 अरब से ज़्यादा अमाउंट बनती है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इसकी वजह से पाकिस्तान में आपने देखा होगा फूड इन्फ्लेशन एक जो लहर आई है उसमें बहुत सारी वजूहात के अलावा ये भी बड़ी अहम वजह है कि जब आप इंपोर्टेड फूड अपनी बास्केट में अपनी प्लेट में डालते जाएंगे और आपने इंपोर्ट करनी है डॉलर से, और डॉलर इज़ एक्सपेंसिव अगेंस्ट रुपीज़, तो वो जो बंदा $1 की चीज़ 2 साल पहले ले रहा था और उसी $1 की अगर आज लेगा तो वो 300 रुपये की, 280 रुपये, 90 रुपये की मिलेगी। तो ये एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है फूड ट्रेड के हवाले से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। जहाँ तक आपने बात की एक्सपोर्ट करने की, तो हमारी एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट फूड की स्टेगनेट है काफ़ी सालों से, और उसमें सबसे बड़ी एक्सपोर्ट आइटम है राइस की, $2-2.5 बिलियन की हम उस कर रहे हैं, लेकिन हम इससे ज़्यादा आगे नहीं जा रहे। और एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान में सरप्लस फूड हम या सरप्लस नहीं है, और इन केस हम सरप्लस पैदा करने की कोशिश भी करते हैं तो देन यानी ये क्वांटिटी हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, देन क्वालिटी एक आड़े आती है जो हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ने नहीं देती। क्वालिटी किस सेंस में कि जो हाई एंड मार्केट्स यूरोप की हैं या फार ईस्ट, मैं जापान की एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, उन मुल्कों के फूड सेफ्टी रेगुलेशन हैं कि आप ये फूड बनाएंगे अपने मुल्क में, प्रोसेस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, हमारे पास लाएंगे, उसके ये स्टैंडर्ड होंगे, अनहाइजेनिक ना हो, सेफ हो, उसमें पेस्टिसाइड ना हो, उसमें जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है वो ना हो। तो उस पे हम काफ़ी हमें चैलेंजेस है। कई दफ़ा हमारी कंसाइनमेंट यहाँ से जाती हैं, वो उसको रिजेक्ट करते हैं, कॉन्फिस्केट करते हैं, उससे ना सिर्फ वो जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो है उसको नुकसान होता है बल्कि मुल्क की रेपुटेशन भी ख़राब होती है। और उसकी अगर आप पीछे जाएँ तो उसके बड़े जो चैलेंजेस है, ये बड़ी वजह जो है पाकिस्तान में फूड सेफ्टी रेगुलेशन जो हैं, इंस्टीट्यूशन भी इतने स्ट्रांग नहीं है और रेगुलेशन भी इतनी अच्छी तरह इन्फोर्स नहीं हो रहे। तो हमें फूड सेफ्टी पे एक मुकम्मल प्रोग्राम बनाना होगा, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना होगा और एक पूरा निज़ाम लाना होगा, क्योंकि उसके बगैर कई ऐसे मुल्क हैं इस निज़ाम ना होने की वजह से वो आपसे चीज़ लेते नहीं हैं, जो लेते हैं वो उसको टेस्ट करते हैं अपनी लेबॉरेटरी में, हम फेल होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलेंगी। अच्छा आमिर साहब, जिस तरीके से डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि तवज्जो दी जा रही है, R&D मॉडल पे काम हो रहा है, सिंध के लिए भी, सहरा के इलाकों के लिए भी, वहाँ पर भी पॉसिबल है सब कुछ चीज़ें, लेकिन आपने एक पॉइंट रेस किया था फूड एक्सेसिबिलिटी का और फूड अवेलेबिलिटी का। ये दोनों चीज़ें आपको नहीं लगता कि हम मुमकिन बना सकते हैं किचन गार्डनिंग से? और अगर ये क्या मुश्किल काम है, एक तो ये बताइएगा, और अगर ये है तो ये इतना कम क्यों नज़र आता है हमारे इर्द गिर्द? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जी हम अपनी खुराक क्यों नहीं, मतलब आपने किचन गार्डन कर, तो हम अपनी खुराक क्यों नहीं उगा रहे?
एज ए कंट्री हमारे लिए भी ये एक लम्हा फ़िक्रिया, एक चैलेंज है कि एज ए कंट्री, एक मुल्क जो है, हमारे पास रिसोर्सेज जो है ना किसी दूसरे मुल्क से कम नहीं है। बिल्कुल एक लिमिटिंग फैक्टर है हमारे पास पानी का, लेकिन उस पानी को, जो अवेलेबल पानी है, उसको भी बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके जो हम आज चीज़ पैदा करने से ज़्यादा की जा सकती है, उसमें कोई शक नहीं कोई भी। दूसरा मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हम मुल्क के लेवल पे भी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं अचीव कर पा रहे और हाउस होल्ड लेवल पे भी दोनों के पास रिसोर्सेज हैं, यानी मुल्क के पास रिसोर्सेज हैं, पानी भी इतना कम है लेकिन इतना भी कम नहीं है, और ज़मीन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। लाइकवाइज इवन आपके पास जो रूरल एरियाज़ में हैं या अर्बन एरियाज़ में लोगों के पास लैंड या वसाइल होने के बावजूद लोग घरों में इस पर तवज्जो नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अवेयरनेस का एक है और एक कन्वीनियंस का प्रॉब्लम है। हमें कन्वीनियंट चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं, हमें मार्केट में एक चीज़ जाते हुए हम वो जा, और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अहम टाइम है पाकिस्तान में, जब फूड इन्फ्लेशन, फूड बिल आपका जो टोटल आपके जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है उसमें 60-70-80% तक चला गया। तो इसमें अगर गवर्नमेंट और जो अदारे जैसे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है ये इस पर तवज्जो दें तो मेरा ख्याल है कि हम मुल्क के मसले तो हल करने में हमें लंबा टाइम लगेगा, लेकिन जो कम अज़ कम आपकी वेजिटेबल है, मतलब मैं फ्रूट्स की बात नहीं कर रहा, वेजिटेबल जो आपकी किचन आइटम है डेली पे, या आपका जो पोल्ट्री की नीड है, या आपकी जो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो आप क्विकली आसानी से घर में पैदा कर सकते हैं, अपनी छत पे पैदा कर सकते हैं, गमलों में पैदा कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई और सॉल्यूशंस हैं कि अगर इस पे हम काम करें तो किया जा सकता है। ठीक है गुलाम साहब, इसी चीज़ को आगे लेकर बढ़ते हैं और बताइएगा कि जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि पानी का जो मिकदार है, वाफिर मिकदार, वो हम हमेशा ज़ाया कर देते हैं। हर साल ही ये हो रहा है कि बहुत वाफिर मिकदार में पानी ज़ाया हो रहा है। अगर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी में ये कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? देखें, पॉपुलेशन की मैं बात करता हूँ कि पॉपुलेशन पहले जो 50s में थी ना, तो पर कैपिटा जो हमारे पास पानी था अराउंड 5000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा, और अब जो इस वक्त है 1000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा हमारे पास वाटर। अब ये है कि ज़रूरत जो जिस तरह से पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो रही है, और अभी आप किचन गार्डनिंग की बात कर, हमें सेंसिटाइज थोड़ा सा करना है फूड के हवाले से कि ओवरऑल अगर हम स्टैटिस्टिक देखें या एक जो रफ एक आइडिया है कि 40% फूड हम ज़ाया करते हैं। अगर 40 जो हम पैदा कर रहे हैं ना, क्योंकि क्यों हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वो इसलिए इंपोर्ट करना पड़ रहा है कि हम जो प्रॉपर उसकी यूटिलाइजेशन वो नहीं करते। अगर ऐसे ही मैं एग्जांपल दूं, अब कितना अभी किसी भी कंट्री में चले जाएं, जितना वाफर हमारे पास चीज़ें नज़र आती हैं ना, सब्जी मंडी में चले जाएं, कहीं रेडियों पे आपको केले भरे पड़े हैं, फ्रूट, सेब से चेरी, ये आपके पास स्ट्रॉबेरी, सारी मतलब बहुत सारे फ्रूट्स और हर चीज़, लेकिन फिर हम वो उसको ज़ाया भी जितनी हमें मुझे चाहिए ना ज़रूरत के, मुझे फ़र्ज़ कर लो मैं एक केला हूँ तो मुझे 2 केले खाने हैं, तो मैं 2 केले ले लूँ, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दूँ कि कोई और दूसरा कोई खा ले। लेकिन मैं क्यों नहीं, मैं तो 1 दर्जन लूँगा, क्योंकि इसलिए 1 दर्जन लूँगा क्योंकि मुझे आप देख लेंगे मुझे जाते हुए कि ये तो 2 केले लेके जा रहे, तो मुझे तो वैसे ही शर्म आएगी। अब तरबूज हमने 2 बड़े इतने बड़े ले, अगर बाहर मुल्कों उन्होंने अपने आप को मैनेज किया, हमने भी उसी तरह से मैनेज करना। जो पॉपुलेशन उन्होंने ना 8-10 टुकड़े किए हुए, रैप किए होते, एक आप अपने को चाहिए आपको ले आए, आप 3 मैनेज करना है कि अपनी जितनी भी लोगों के लिए, अब शादियों पे हम इतना सारा फूड ज़ाया कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों को ये सेंसिटाइज़ करें। और किचन गार्डन कि अभी जो हम बात कर रहे थे, जो कि एक्सपोर्ट हम बहुत मैक्सिमम हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्रोटोकॉल, वो प्रोसीजर, और वो अगर हम सारे, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो ब्राज़ील से और ऑस्ट्रेलिया से अपने लिए फूड मंगवा रहे हैं, जो दुनिया के दूसरे कोने पे। हमारे आधे घंटे की फ़्लाइट है रोज़ की रोज़, जैसे कार्गो हमारी चली जाए उधर, तो हम मैक्सिमम हमारी सब्जियां, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हम पैदा भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा अगर मैनेज भी इस तरह कर, और वो स्टैंडर्ड, उस तरह की पैकेजिंग, उस तरह की ग्रेडिंग, और जो उसके मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट्स हैं जो पेस्टिसाइड्स के। अब दुनिया इतनी सेंसिटाइज हो गई है कि पहले जो टॉक्सिक मटेरियल जिसको स्प्रे करते हैं, तो वो 1000 जो
जो है 1000 पार्ट पर मिलियन एक्सेप्टेड था। अब जो है पार्ट पर बिलियन भी एक्सेप्टेड नहीं है कि एक तो स्विमिंग पूल में अगर एक कतरा आप स्प्रे का डाल दें वो भी नहीं, इतने सेंसिटाइज हो गए थे। अब ये है कि हमने वो अगर हमने अपने आप को एक्सपोर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, लेकिन आपको वो उन पैरामीटर के ऊपर वो लेके जाना पड़ेगा और वो सारा अपनी जो फूड को सेव करना होगा और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हर पर्सन की उतनी हम अगर वो यूज़ करें तो सरप्लस भी हो सकता है कि जो दूसरों तक पहुँचे। ठीक है डॉक्टर साहब, सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से आमिर साहब ने भी फरमाया था कि एक फूड का निज़ाम बनना चाहिए ऐसे प्रॉपर जो बेहतरी की तरफ जाए, तो आपके नज़दीक इतनी फूड अथॉरिटीज़ हमारी एक्टिव हैं, माशाल्लाह से काम कर रही हैं, ये PARC भी है, फिर UN भी पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो ये कौन सा ऐसा मॉडल बन सकता है जो इन तमाम तर चीज़ों को एक रेगुलराइज करके एक निज़ाम बेहतरी की तरफ जाए? ये फूड अथॉरिटी तो इस तरह से है कि जो जैसे मेनली तो उसमें काम है अडल्ट्रेशन, बिल्कुल वो होती है कि हम बहुत सारी चीज़ों में अडल्ट्रेशन करते हैं। अगर दूध है तो दूध में भी अडल्ट्रेशन आपके हो रही है, जो ऑयल जो हमारा उसमें भी अडल्ट्रेशन, हालांकि जो ऑयल जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये इंपोर्ट करते हैं, हम एडिबल ऑयल बहुत सारा इंपोर्ट कर रहे हैं और कर भी क्या रहे हैं, पाम ऑयल, और पाम ऑयल जो है ना वो हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। मैं ओपनली कहना चाहता हूँ कि जो जितने बाकी वेजिटेबल ऑयल है ना, सनफ्लावर, कैनोला और यही हेल्थ के लिए, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम पाम ऑयल वो सारा बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि हेल्थ के लिए वो बेहतर नहीं है। तो जो अथॉरिटीज या रेगुलेशंस हैं वो हमारे पर हैं, और बात सिर्फ इसकी है कि इम्प्लीमेंटेशन की, कि हम उसको प्रॉपर उस तरह से इम्प्लीमेंट करें जो विद ट्रू स्पिरिट, और उसकी जो इन्फोर्समेंट होगी, जब जज़ा सज़ा नहीं होगी ना तो मामला सीधा होने वाला नहीं है। इसलिए सारे रूल्स भी, रेगुलेशन, हमारे पास पॉलिसीज़ भी हैं, अदारे भी हैं, तो उसकी अगर प्रॉपर हम इम्प्लीमेंटेशन करें तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि उसको हम एड्रेस ना कर सकते। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये फूड सिक्योरिटी का निज़ाम जो है ना ये मज़ीद फ़ाल होगा और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। तमाम तर इदारे भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर पानी का इस्तेमाल ख़ास तौर पर हमें इंडिविजुअली तौर पर भी बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। इनफरादी तौर पर जो हमारी जिम्मेदारी है उनको पूरा करने की ज़रूरत है, चाहे वो खुराक के हवाले से है, चाहे पानी के हवाले से है, या चाहे किसी भी हवाले से। इंडिविजुअल एफर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आमिर इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, आज के दिन का पैगाम और मैसेज यही है कि इनफरादी जिम्मेदारियाँ तो पूरी करें, लेकिन जो सबसे अच्छा पॉइंट था वो ये था कि हम लोग थोड़ी सी ज़रा जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा हासिल करें, और ये जो फूड का निज़ाम है अपने घर में खुद पैदा करने की थोड़ी सी मेहनत और जद्दोजहद करने नॉट किचन गार्डनिंग की तरफ आप लोग जाएं। पोल्ट्री एक बहुत अच्छा आमिर साहब ने मशवरा दिया, उसकी तरफ भी हमें जाना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को हमारे साथ। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान, और आप हमारा रिकॉर्डेड सेगमेंट देख रहे थे वर्ल्ड फूड डे के हवाले से। तो वर्ल्ड फूड डे के हवाले से तो बात हो गई, तो क्यों ना आज के दिन के हवाले से भी बात की जाए कि आज का दिन क्यों इतना अहम है और आज का दिन किस हवाले से मनाया जाता है। तो आपको बताते चलें कि बसारत से महरूम लेकिन बसीरत अफरोज़ नाबीना अफराद के हवाले से आज का दिन मनाया जाता है, और इसकी क्या अहमियत है वो आपको बताएंगी कोमल। आज का दिन 15 अक्टूबर को जो है वाइट कैन डे के हवाले से मनाया जाता है, जिसका ठीक है 15 अक्टूबर का दिन जो है ये मनाया जाता है, और ये जो दिन है ये इसलिए मनाया जाता है, सफ़ेद छड़ी का दिन भी इसको कहा जाता है। और इसका मकसद ये है कि ऐसे अफराद के मसाइल और मुश्किलात से माशरे को आगाह करना, और माशरे में ये आगाही पैदा की जाए कि किस तरीके से इस तरह के जो लोग हैं इनकी हमने मदद करनी है, और ये हमारे ज़रिए दुनिया को देख सकें और हमें इनकी मुश्किलात किस तरीके से हल करनी है। 1930 में ये पहली बार जो है ये दिन मनाया गया था, और 1965 में अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा तौर पर इस दिन को मनाने का फैसला किया। और इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड खालिद महमूद बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, जी बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस दिन की थोड़ी सी तारीख़ के बारे में बताइएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि आज का दिन इतना अहम क्यों है। रचना, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मुझे अपने नाज़रीन और सामीन से गुफ्तगू का बराह रास्त मौका दिया है। अगर सफ़ेद छड़ी की तारीख़
की बात की जाए तो इसकी तारीख बहुत पुरानी है, यहाँ तक कि ये यूनान से शुरू होती है, लेकिन वो इनफॉर्मल किस्म की छड़ी थी जो इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है। जदीद दौर में जो सफ़ेद छड़ी इस्तेमाल की जा रही है, इसका आगाज़ 1921 में हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत से लोग जो थे वो अपनी बिनाई खो बैठे और उन्हें किसी न किसी तरह जो है हेल्प की ज़रूरत पड़ी अपनी मोबिलिटी के लिए। 1921 में एक शख्स इंग्लिस्तान में थे, जेम्स विक्स, सही, वो किसी हादसे में अपनी बिनाई खो बैठा। चनाचे उन्होंने एक केन इस्तेमाल करना शुरू की, वाइट केन, और जिन्होंने खुद उसको पेंट किया। इसलिए पेंट किया ताकि लोगों को ज़्यादा ये विजिबल नज़र आ सके और उन्हें पता चल सके कि बसारे से महरूम शख्स जो है वो आ रहा है। चनाचे 1921 से 1930 तक ये सिलसिला जारी रहा और मुख्तलिफ जो थे वॉलंटियर्स उन्होंने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। 1931 में लायंस क्लब ने इसको बतौर सिंबल के तौर पर, बसारे से महरूम अफराद के सिंबल के तौर पर जो है ये अडाप्ट करने में बहुत अपना अहम किरदार अदा किया। ठीक है। 1940 में इसी वाइट केन के बॉटम को जो है वो रेड कलर कर दिया गया ताकि इसको ज़्यादा जो है वो फॉर्मल बनाया जा सके। और 1960 तक ये पूरे यूरोप में और ख़ास तौर पर यूके में जो है ये बहुत आम हो चुकी थी, बहुत से लोगों के इस्तेमाल में थी। फिर 1965 में यूएसए में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने एक करारदाद जो है वो पेश की अमेरिकन कांग्रेस में, जिसमें वहाँ के सदर को ये इख्तियार दिया गया कि वो 15 अक्टूबर को स्पेशल पर्सन यानी बसारत से महरूम अफराद के लिए वाइट केन सेफ्टी डे का ऐलान करें। चनाचे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसका जो है वो डिक्लेयर किया 15 अक्टूबर को जो है वो वाइट केन सेफ्टी डे। चनाचे तब से ये दिन जो है वो हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जहाँ तक इसकी अहमियत का तल्लुक़ है, ये रचना मसला ये है कि इसकी अहमियत इस तरह है कि इसका मकसद, बुनियादी मकसद लोगों को अवेयरनेस देना है। एग्री कि एक शख्स जो बसारे से महरूम है अगर वो रोड क्रॉस कर रहा है तो कैसे पता चलेगा कि वो शख्स जो है वो देख नहीं सकता। अगर उसके हाथ में वाइट केन होगी तो ड्राइवर के लिए लाजम है कि वो अपनी गाड़ी को रोके और उस वक्त तक रोके जब तक वो शख्स बिल्कुल रोड क्रॉस नहीं कर सकता। दूसरा, ये एक सिंबल के तौर पर, अलामत के तौर पर लिया गया है कि अगर रोड के अलावा कहीं फुटपाथ पर या किसी और जगह पे कोई शख्स जा रहा है जिसके हाथ में ये वाइट केन है तो इसका मतलब ये है कि वो देख नहीं सकता, बसारे से महरूम है, लिहाजा उसके लिए जो है वो रास्ते को क्लियर किया जाए। जी। तो आपको क्या लगता है कि मज़ीद लोगों में जो है इसको कैसे वाइट छड़ी को मुतारिफ करवाया जाए और इसमें जो है मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है? इसमें जो मीडिया का किरदार है वो बहुत अहम है। जी। आजकल के दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो अपने अरूज पे पहुंचा हुआ है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना भरपूर किरदार अदा करे तो कोई वजह नहीं कि इससे सालों में नहीं महीनों में जो है ये लोगों को इसका शऊर दिया जा सकता है। बार बार पब्लिक सर्विस मैसेजेस के ज़रिए, स्लाइड्स के ज़रिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए इसको जो है वो पब्लिक में जो है अवेयरनेस के लिए फैलाया जा सकता है। और मीडिया जो है इसका अहम किरदार जो है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया भी ये काम कर सकता है कि वो भी अपने अखबारात और रसायल में इसको बतौर सिंबल के तौर पर जो है वो शाया कर सकता है। बिल्कुल, जितने भी मीडियम्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, तमाम तर प्लेटफॉर्म्स को इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि क्या सफ़ेद छड़ी हर जगह पे इजीली अवेलेबल है, और दूसरी चीज़ ये भी बताइएगा कि क्या लोग उसका उस तरीके से एहतराम करते हैं जिस तरह से करना चाहिए? हाँ, ये दो चीज़ें आपने पूछी हैं, बड़ी अच्छी पूछी हैं। सफ़ेद छड़ी अवेलेबिलिटी का जहाँ तक तल्लुक़ है वो तो आजकल आम अवेलेबल है, ठीक है, वो तो मिल सकती है, मेडिकल स्टोर में भी मिल सकती है, और कुछ लोग प्राइवेट तौर पर भी अपने तौर पर भी इसको बना के तो सेल कर रहे हैं। सही। दूसरा, जहाँ तक लोगों के एहतराम का तल्लुक़ है, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी उस वक्त तक इसका एहतराम नहीं हो सकता। हाँ, बहुत से लोग अब इसको जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है। हमारे जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनमें भी इसको बता दिया गया है, लेकिन इसको मज़ीद जो है वो ख़ास तौर पर जब ड्राइवर्स की ट्रेनिंग की जाती है या आम लोग जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उनको भी अगर इससे मतलब आगाही दी जाए
तो मेरे ख्याल से फिर लोगों के अंदर जो है इसका एहतराम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन। तो अच्छा, आपके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि आप बताइएगा अपने बारे में कि आपके काम की नौयत क्या और आपकी तालीम कितनी है? कोमल, मैंने MA MEd किया है जी, ठीक है, और मैं ये टीचिंग जो है प्रोफेशन से वाबस्ता रहा हूँ। मैं तकरीबन 30 साल तक जो है वो इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर बॉयज़ G10 3 में बतौर उस्ताद काम करता रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे जो है इसमें फ़ख्र है कि मैंने बतौर उस्ताद जो है वो अपने काम का आगाज़ किया और यहीं से जो है अंजाम हुआ इसका। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, ये एक स्पेसिफ़िक किस्म की इनके लिए एक वो भी इस्तेमाल की जाती है, ब्रेल जिसको बोला जाता है, इनको सिखाने के लिए, तालीमी जितनी भी सहूलियात हैं वो फराहम करने के लिए, उसके हवाले से भी थोड़ा सा लोगों को बताइएगा कि किस तरीके से कहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं और कहाँ से वो ऐसे जो विजुअली हैंडीकैप्ड लोग हैं वो इससे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। हाँ, ब्रेल सिस्टम जो है ये बसारत से महरूम अफराद की इब्तदाई तालीम के लिए जो है वो बहुत अहम है। ठीक है। बल्कि उनकी जो बाई बर्थ ब्लाइंड होते हैं उनकी जो तालीम का आगाज़ है वो शुरू ही ब्रेल सिस्टम से होता है। ठीक है। और ब्रेल सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान ने स्पेशल एजुकेशन स्कूल जो हैं वो काफ़ी तादाद में बना दिए हैं, जहाँ पे ब्रेल सिस्टम जो है वो उसके ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। और उन्हीं स्कूलों में जो है ये ब्रेल सिस्टम के तहत जितना भी इक्विपमेंट है वो अवेलेबल है। इसके अलावा लोग बाहर से भी मंगवा लेते हैं। ब्रेल टाइपराइटर्स हैं, ब्रेल की स्लेट्स हैं जहाँ पे मैथ किया जा सकता है, ब्रेल पेपर्स हैं जहाँ पे ब्रेल से लिखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हमारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं, इसलिए इसकी कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आती। किसी को अगर ज़रूरत हो तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद बाजवा साहब इस मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए, लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि बसारत से महरूम अफराद जो हैं, अगर वो बसारत से महरूम हैं तो आप अपना किरदार किस तरीके से अदा कर सकते हैं, सफ़ेद छड़ी क्या किरदार अदा करती है और सफ़ेद छड़ी जो अलामती निशानी है इनके लिए उसका एहतराम आपको किस तरीके से करना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, कल एक नई एपिसोड के साथ ज़बरदस्त से गेस्ट लेके आएंगे, ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन भी होगी हमारे साथ, लेकिन तब तक के लिए मुझे, कोमल को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.